अस्सलाम वालेकुम बच्चों। काइंडली जस्ट 2 to 3 मिनट्स है वो भी कवर होगा। और जो बकिया चीजें हैं वो भी डेफिनेटली कवर होंगी, जो भी चीजें हैं। तो बेफिक्र रहें आप बच्चे। किसी के क्वेश्चंस हैं इनिशियली तो आप पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। व्हेन द होस्ट स्टार्ट द सेशन, व्हेन विल द बच्चे, आई हैव स्टार्टेड द सेशन। कैन आई रिकॉर्ड द सेशन? बच्चे मैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड, वी वुड शेयर दिस, मतलब आपके साथ ना। तो बेफिक्र रहो तलहा नकवी भाई, बेफिक्र रहो। आपको सबको वो जो भी है वो पोर्टल पे भी मिलेगा। और इंशाल्लाह अभी जब तक हमारा ये दो बैचेस आयरस के हैं, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन, जो मर्जी ज्वाइन करे इसके अंदर, इन ऑर्डर टू चेक वेदर कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, असेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सो एवर। तो खैर हम उनको अलाउ करते हैं। तो काइंडली आप रिकॉर्ड ना करिएगा, आपको सेशन मिल जाया करेगा। तलहा नकवी बच्चे प्लीज डोंट माइंड, बट हम वो नहीं करते अलाउ, रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं करते, हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा ना। तो आप बेफिक्र रहो। सर आवर नोट्स विल बी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रेलेवेंट टैक्स। जी बच्चे इंशाल्लाह। और मैं बताऊंगा सारे नोट्स, जो जो रेलेवेंट सेक्शंस है हर किसी का दिखाएंगे हम। और कोई स्पेशल चीजें हैं जो नोटिस और रिप्लाईज वगैरह हैं वो हम दिखाएंगे सेपरेट ना आपको। बेफिक्र रहो उसके ऊपर। बच्चों जिस किसी के क्वेश्चंस है काइंडली आप क्वेश्चंस पूछ लें, स्टार्ट करते हैं हम ना, ठीक है। सर कैन आई आस्क दैट देयर इज एनी सब्सक्रिप्शन फी फॉर रजिस्टरिंग आवरसेल्फ इन एफबीआर एंड व्हाट इज द फीस? बच्चे कोई फीस नहीं है उसामा भाई, फीस कोई नहीं है। बच्चे ये उसने पूछा है सर बच्चे, ऐसे है कि अगर आप गलत रिटर्न फाइल करते हो ना तो रिवीजन ऑफ रिटर्न का ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन होता है। आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो और अपनी रिटर्न को रिवाइज करोगे। लंबा प्रोसीजर तो नहीं है बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर और जल्दी हल हो जाता है। बच्चे आवाज नहीं आ रही क्या? अदील शौकत बच्चे, उसामा बकिया बच्चों को आवाज आ रही है आई गेस। और आप काइंडली यस दोबारा। सर, इधर इधर क्लियर आ रही है, शायद उनकी तरफ से नेट इशू है। ठीक है बच्चे। तो बच्चों अगर आपकी नहीं आई तो काइंडली रिकनेक्ट करो, इंशाल्लाह आपको हो जाएगी, दोबारा सही हो जाएगा। सर डू वी हैव, सर डू वी कवर ऑल स्केड्यूल्स? नॉट नेसेसरीली। जो हम कोर्स में तो 2-3 स्केड्यूल्स देखेंगे और जितना पॉसिबल होगा वो देखेंगे। ऑल स्केड्यूल्स बच्चे मैं पढ़ाना सिखा दूंगा, बाकी आप केस टू केस हर बंदा स्टडी अपनी करेगा ना। तो लेकिन जो नेसेसरी चीजें हैं, काफी ज्यादा जरूरी चीजें हैं, आपको वे आउट बताया जाएगा फैसल भाई, आप इंशाल्लाह खुद ही कवर कर लेंगे। ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अच्छा, मेरी स्क्रीन आई होप आप सबको नजर आ रही होगी। ठीक है। अब मैं मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा fbr.gov.pk। ये वेबसाइट है। आप सब बच्चों ने, सब के सब बच्चों ने बच्चों इस वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले। जब सेशन स्टार्ट हो रहा है सबसे पहला काम आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लेआउट आपके सामने आ रहा है। किसी ने अगर जूम इन करना है तो उसके पास जूम की अंदर ऑप्शन है जूम करने का। वो स्क्रीन अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो वो खुद से जूम भी कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा मसला हो तो मुझे बताया, हम उसको एड्रेस कर लेंगे। खैर, ये एफबीआई की वेबसाइट है बच्चों, ये उसका मेन पेज है। मैं सबसे पहले बॉटम पे जा रहा हूँ, सबसे एंड पे तकरीबन। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर ये देखो बच्चों, लीगल रिसोर्सेज एंड पब्लिकेशंस आ रहा है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास इस, मैं ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ बच्चों, मैंने इस पे क्लिक किया है। तो ये मेरे सामने एक एक्ट्स, ऑर्डिनेंस और रूल्स, इसकी तस्वीर खुल गई है। मतलब ये डिफरेंट लॉज हैं जो वेबसाइट पर ऑलरेडी पड़े हैं, अपडेटेड लॉज पड़े हैं, अपडेटेड। ये लॉज सबके पास इनकी एक्सेस है।
तो आप सब के सब इसको देख सकते हो। अब्दुल कयूम बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो की जरूरत नहीं है बच्चे, वीडियो ऑफ कर दो अपनी। तो ये सब की एक्सेस है इसमें। आप और हमने हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चों इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। मैं इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर रहा हूँ बच्चों। जब मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक किया तो बच्चों मेरे आगे एक विंडो ओपन हुई है जिसमें डिफरेंट ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। ऑल दो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये है, बट अप टू 30/6/2023 ये लेटेस्ट अपडेट है विद फाइनेंस एक्ट 2023-24। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। नुमान बच्चे काइंडली वीडियो को ऑफ कर देते बच्चे, माइंड ना करना, बट वीडियोज अलाउड नहीं है बच्चे प्लीज। अच्छा, तो ये आप लोगों ने अपने पास इसमें अब ये हर बच्चे के पास इसकी एक्सेस है। कोई बच्चा जब मर्जी चाहे डाउनलोड करना चाहे, लेटेस्ट या पुराना, वो यहाँ पर वेबसाइट पे पड़े हैं। मैं इस लेटेस्ट पे क्लिक करता हूँ बच्चों, ये ऑर्डिनेंस मेरे पास डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, सब ने अपने पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, मैं बिगिनिंग से कह रहा हूं, सबसे पहला काम ऑर्डिनेंस डाउनलोड रखना है अपने पास। हर वक्त आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पढ़ना है, कोई चीज रेफर करनी है, तो यहां से करेंगे। ये बेयर एक्ट्स कहते हैं हम इसको, मतलब सिर्फ लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें। शायद 2-3 जगहों पे इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स दी हों, अदरवाइज इसमें एग्जांपल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आप सब लोग बच्चों इसको अपने पास डाउनलोड कर लो, सो दैट के आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा मैं इसको रेफर करूंगा। मैंने जो चीज देखनी है, मैंने कोई चीज निकालनी है, मैं इसको रेफर करूंगा। तो ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। मोबाइल में, लैपटॉप में, जिधर भी हो, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली इसको रेफर करके क्वेश्चन करना है। मैं जो चीज पढ़ाऊंगा इस ऑर्डिनेंस से उठाऊंगा और एग्जाम्पल आपको डिफरेंट जगहों से दूंगा। उठाऊंगा मैं यहां से लॉ, और फिर मैं क्लाइंट टू क्लाइंट या टैक्स पे टू टैक्स पे वेरी करूंगा इन चीजों को। खैर, आगे चलते हैं बच्चों। ये ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लो अपने पास। अब मैं दोबारा जाता हूँ, ये वही पेज खुला हुआ है। इसमें बच्चों ऑर्डिनेंस भी है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, पिछले अमेंडमेंट जो आई हुई है वो भी है, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट वगैरह ये भी आ रही है। सेल्स टैक्स एक्ट भी बच्चों यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल्स टैक्स का पेज भी खुल जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेटेड सेल्स टैक्स एक्ट जो है बच्चों, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरह इनकम टैक्स रूल्स, सेल्स टैक्स रूल्स, जितने भी है, फेडरल एक्साइज के, कस्टम, बेनामी, ये सारे इस जगह पे पड़े हैं। तो मैं एक दफा बस रिपीट कर देता हूं बच्चों। एफबीआई की साइट खोलो, सबसे बॉटम पे जाओ, यहां पर एक्ट्स या ऑर्डिनेंस पे क्लिक कर दो। आपके आगे वो ये वाला पेज खुल जाएगा जो पिछला पेज था इसमें। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ एक्ट्स पे, तो ये पेज खुल जाएगा, सबके आगे यही पेज खुलेगा। तो इस पेज से आप जो लॉ हमने देखना है, कोई बच्चा बुक्स की बात कर रहा था, लॉस की बात कर रहा था, तो प्राइमरीली हम यहां से स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक मिनट बच्चों, किसी का मैसेज आया हुआ है। सर, एक्ट ऑर्डिनेंस। अच्छा बच्चे, क्वेश्चंस वैसे एंड पे अभी थोड़ी देर बाद लूंगा। एक्ट एक्ट बच्चे पार्लियामेंट पास करती है और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पास करता है, कोई भी। ठीक है, खैर उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। अच्छा, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया। अब मैं इस वेबसाइट पे मैंने आयरस चलाना है। ठीक है, आयरस मोड जो भी है बच्चों, मैं थोड़ा सा जरा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। एक चीज, कुछ चीजें इस वेबसाइट के बारे में बता दूं। कोई भी रिटर्न में एक्सटेंशन आती है, कोई भी लेटेस्ट एसआरओ आता है, कोई भी सर्कुलर आता है, कुछ भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले ये आप देखो अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ पे एक टिकर चल रहा है। इस टिकर पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास नई चीज, नई विंडो ओपन हो जाएगी और वो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर 2-3 इंफॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन प्राइमरीली जो ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी बच्चों, वो आएगी, सबसे मैं नीचे जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं। तो अपडेट्स के अंदर आपके पास जो ऊपर टिकर चल रहा है वही यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। और इसके अलावा आपने कोई लेटेस्ट एसआरओ निकालना है तो यहाँ एसआरओ पे क्लिक करोगे। जैसे मैं इसको खोलता हूँ न्यू विंडो के अंदर, तो लेटेस्ट एसआरओ जो हैं वो सारे इसी वेबसाइट पे आ रहे होंगे।
जस्ट अ मिनट, सामने क्या, एक मिनट। अच्छा सॉरी बच्चों। अच्छा, जो लेटेस्ट एसआरओज हैं, जैसे इनकम टैक्स के क्या क्या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स आए हैं, सेल्स टैक्स के, फेडरल एक्साइज के एक्टिव एसआरओ कौन कौन से अभी कस्टम्स के चल रहे हैं जो एक्सपोर्ट के रेलेवेंट है, जो भी लेटेस्ट एसआर है वो यहाँ पर आ रहे होंगे। इसी तरह सर्कुलर्स हैं, जिस तरह मैंने कल बताया था सर्कुलर क्या होते हैं या क्या इसमें क्या, तो वो लेटेस्ट सर्कुलर्स सारे यहाँ पर इसी वेबसाइट पे पढ़े। जैसे मैं किसी एक पे इनकम टैक्स सर्कुलर्स पे क्लिक करता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर ये सारे सर्कुलर जो लेटेस्ट है, जैसे 15/8/2023 को एक सर्कुलर आया है, तो वो लेटेस्ट पड़ा है। मैं इस पे डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे आगे सर्कुलर खुल जाएगा। तो जो इंफॉर्मेशन एफबीआर, जो इंफॉर्मेशन एफबीआर दे रहा होता है या डिफरेंट जगहों पे, तो वो उसकी वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट हो रही होती है। तो इस वेबसाइट को आपने, आपका यूज करना बहुत अहम है, इस वेबसाइट को समझना सबका बहुत अहम है। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। ये मैंने बता दिया। अगर कोई सवाल होगा इसके मुतालिक तो बच्चों थोड़ा सा एंड पे मुझसे, जब मैं कहूंगा बच्चों सवाल पूछ लो, तो फिर सवाल पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा हम चलते हैं अपने आयरस की तरफ। हमारा आयरस है क्या, आयरस किसे कहते हैं, जो उसके बारे में चल रहे हैं। तो ये बच्चों मैंने थोड़ा सा, ये वेबसाइट खोली है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया है, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज। इसके नीचे देखो बच्चों इनकम टैक्स लिखा हुआ है, इनकम टैक्स के साथ आयरस लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ बच्चों। मैंने बकिया चीजें मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ फिलहाल, वो आपको बता दी है खैर। अब ये मेरे पास आयरस खुल गया है। अब यहां पर सबसे पहले, अब हम स्टार्ट करेंगे आयरस को। तो आयरस में कुछ लोग आप में से जिन्होंने काफी दफा नया टैक्स पेयर ऐड किया होगा, किसी ने काफी दफा ई इनरोलमेंट की होगी, कोई डायरेक्ट लॉगिन करता होगा, बट सेशन स्टार्ट हो रहा है तो बेसिक से स्टार्ट होगा। अच्छा, अब आप लोगों के पास, अब ये मेरा मेन पेज खुला है आयरस का। अब बाज लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है जी मैंने एनटीएन बनवाना है। ठीक है, एनटीएन कैसे बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, एनटीएन बनता कैसे है, एनटीएन बनेगा कैसे। ठीक है, उसके बारे में स्टार्ट करने लगा हूं बच्चों। आपके पास सबसे पहले आपने आयरस पे जाना है बच्चों। आयरस पे जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड पे थोड़ा बॉटम पे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है बच्चों। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आपने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा एक फॉर्म खुल गया। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, जैसे मैं आपके सामने अभी अपना फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आईडी कार्ड डालना है, जहां जहां पे स्टेरिक बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, जहां जहां पे, यहाँ यहाँ इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है, आपने लाजमी लिखनी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे मैंने अभी जो फॉर्म है आपके सामने फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ये फॉर्म देखो बच्चे, फॉर्म नजर आ रहा है आपको आई गेस। प्राइमरीली जो मैंने इंफॉर्मेशन डाली है बच्चों, मैंने अपना आईडी कार्ड डाला है, यहाँ पे मैंने अपना डाला है इंफॉर्मेशन। बच्चे मैं सबके उम्र बच्चे क्वेश्चंस अभी लेता हूँ। ठीक है, मैंने प्रीफिक्स डाला है जो मेरा था, यहाँ पे मिस्टर मिसिज मिस और डॉक्टर जो भी ऑप्शन ऑप्ट करनी है, अगर आपका कोई रेलेवेंट है तो वो। मैंने अपना नाम डाला है, मिडिल नेम डालने की जरूरत नहीं है, स्टार नहीं बना हुआ, मैंने एंड पे खान डाल दिया है। जो भी मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर बच्चों देखो सर्विस प्रोवाइडर टेलेनॉर, यूफोन, वारिस, जोंग और मोबिलिंक आ रहा है। तो मेरा जो कि है ही नेटवर्क मोबिलिंक का, तो मैं इसलिए मोबिलिंक लिखा है। यहाँ पर बच्चों सबसे अहम चीज 0092 शुरू में जरूर डालना है। ठीक है, 0092 आगे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। इसी तरह 0092 आगे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर रेंडमली डाल दिया, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी।
इसी तरह मैंने ईमेल डाली है, 2 दफा ईमेल डाली है, 2 दफा सेल नंबर डाला है। आई गेस ये सारे के सारे आप लोग इतने अहल हो के आप लोग ये कर सकते हो। अब आगे है एड्रेस इंफॉर्मेशन। बच्चों इस एड्रेस के अंदर लोग सवाल करते हैं कि ये एड्रेस का यूज क्या है, आपको डालने की क्या जरूरत है। कि जैसे जीमेल का लॉगिन कर रहे होते हो, या जैसे हॉटमेल का, या जैसे कह लो याहू का, या डिफरेंट जो भी आईडीज बनी होती हैं फेसबुक वगैरह, सारा तकरीबन वैसा है, मां सिवाय इस एड्रेस के। ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन बच्चों डालना लाजमी इसलिए है कि अगर कल को कोई आपके खिलाफ कोई नोटिस आता है, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है एफबीआर ने, तो इस ईमेल पे, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे और इस एड्रेस पे लेटर आता है। मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, ईमेल पे भी ईमेल पे ईमेल आएगी, और एड्रेस पे लेटर आएगा एफबीआई की तरफ से। अगर कोई आपके क्लाइंट ने या आप खुद ने कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो काइंडली अपने क्लाइंट का या अपने खुद का जो एड्रेस डालना है बच्चों, प्रॉपर डालना है। प्रॉपर डालना इसलिए है कि कल को कोई इंफॉर्मेशन आए और उसको ना मिले, तो वो कल को क्लेम करेगा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली प्रॉपर, तो मुझे लेटर रिसीव नहीं हुआ, मुझे नोटिस रिसीव नहीं हुआ, मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। कल को जब अपील फाइल करने जाएगा तो वो कहेंगे तुम टाइम बार्ड हो गए, तुमने इतने टाइम में अपील फाइल करनी थी, तुमने लेट फाइल की है अपील, इसलिए आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर वो कहेंगे कि भाई मुझे तो लेटर ही रिसीव नहीं हुआ, तो वो कहेंगे आपने जो एड्रेस लिखा था उसी एड्रेस पे कोरियर हुआ है और ये कोरियर की रसीद है। तो आपकी गलती होगी अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं डालोगे तो। खैर इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टाइप में काफी ऑप्शंस आ रही हैं बच्चों। मैं अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डालूंगा। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्म मैंने डाल दिया, लेट से हाउस डाल दिया। तो आपके पास काफी ऑप्शन है, फ्लैट, मेंशन, शॉप नंबर, कुछ भी डाल सकते हो। मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे काफी तरह के, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, जो भी है। किनाल आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 किनाल एरिया लिख दिया, 2 किनाल। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैसे ही रैंडम एड्रेस डाल रहा हूँ। यूनिट नंबर 30 है मेरा, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। स्ट्रीट नंबर 12, ये आ गया साशे। रोड, बनीगाला। अच्छा, इधर तक मैंने इंफॉर्मेशन डाली है। आई होप सब इधर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे डालना है सिटी। अब लेट से मैं किसी भी सिटी से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ लाहौर से, या जो भी है, मैंने बनीगाला लिखा हुआ है, वो इस्लामाबाद में फॉर्म करता है, मैंने कोई भी एड्रेस हो। अब मैं लाहौर लिखता हूँ यहाँ पे। जब मैंने इसकी लाहौर लिखने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो इसने खुद से काफी टाउन मुझे प्रोवाइड कर दिए कि लाहौर में ये टाउन आ रहे हैं हमारे पास। आपका कोई भी टाउन यहाँ पर अगर शो हो रहा हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा तो बच्चों, कोई भी लाहौर एंड पे आ रहा है तो मैंने लाहौर लिख दिया। अगर लेट से मैं रावलपिंडी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो रावलपिंडी में ये एड्रेसेस आ रहे हैं। अब मेरा कोई भी इसमें से करीबी एड्रेस भी है, लेट से मरी के करीब में रहता हूं, तो मैं मरी इसे क्लिक कर देता हूँ। ऑल दो मेरा ये एड्रेस नहीं है, बट इसके करीब करीब कहीं में रहता हूं, मेरा जो ये ऊपर एड्रेस है दैट इज सफिशिएंट कि मुझे नोटिस आ जाएं। तो ये यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई नहीं। अब मैं इस्लामाबाद करता हूँ, तो इस्लामाबाद में लिखा हुआ है रूरल अर्बन इस्लामाबाद, मैं यहाँ पे रूरल कर देता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप सबने इसी तरह करना है। कैपेसिटी, कैपेसिटी में बच्चों बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, ऑक्यूपेंट। अगर मैं रेंट पे रह रहा हूं तो मैंने बेनामी, लेसी, टेनेंट वगैरह इस पे क्लिक कर देना है। अगर मैं उस घर का मालिक हूं तो मैंने ओनर पे क्लिक कर देना है। मैंने ओनर पे क्लिक कर दिया है, बेनामी, लेसी, टेनेंट पे क्लिक कर दिया है। अगली ऑप्शन है शेयर। अच्छा, अगली ऑप्शन है बच्चों शेयर। अब मेरा इस घर में शेयर कितना है? मेरा इस घर में शेयर, अगर मैं रेंट पे अकेला बंदा रह रहा हूं तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। ठीक है।
अगर मैं मेरा पूरा घर के अंदर 50% मेरा मतलब मेरा ऊपर वाला पोर्शन है तो मैं 50 लिख दूंगा, अगर 3 पोर्शन है तो 33 लिख दूंगा। अगर कुछ भी है 1 से ज्यादा और 100 से कम आपने यहाँ पे लिखना है। इवन अगर आप शेयर होल्ड, अगर आप ओनर हैं उस घर के और 2 भाई हैं या 3 बंदे हैं उस घर के ओनर, तो मतलब जैसे 2 भाई और एक बहन है या जो भी सिचुएशन है, तो आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे शेयर डालना है। 100% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, जो भी लिखना चाहे, 66 भी हो सकता है, जो भी लिखना चाहे, बट नॉट मोर देन 100 एंड नॉट लेस देन 1 होगा ये। लेट से मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। अब नीचे आगे लिखा हुआ है एंटर कैप्चा। यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है NKFH, अब मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पर मैं जब सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अगर सबमिट, अगर किसी बंदे का रजिस्टर नहीं हुआ हुआ तो उसके लिए ये वर्कआउट करेगा। जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसका अभी एरर आएगा क्योंकि मेरा एरर आ जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसने राइट साइड पे देखो, प्रोवाइड अनदर सेल नंबर एज गिवन, सेल नंबर हैज ऑलरेडी बीन एंटर्ड फॉर अनदर पर्सन। तो मेरा नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इस ईमेल के साथ और इस आईडी कार्ड के साथ, तो इसलिए उसने एरर दे दी है। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता है, अगर ये बिल्कुल मैंने सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर डाली है तो यहां पर नीचे लिखा आता है एंटर एसएमएस कोड और एंटर ईमेल कोड। तो ये जो सेल नंबर आ रहा है बच्चों, सेल नंबर और इस ईमेल पे और सेल नंबर पे दो, एक एक डिफरेंट कोड जाएगा। ईमेल पे डिफरेंट कोड आएगा और एसएमएस पे या मोबाइल पे एक डिफरेंट कोड आएगा। आपने यहां पर नीचे दोनों कोड, एसएमएस का कोड सेपरेट लिखना है और ईमेल का कोड सेपरेट लिखना है। दोनों को जब सेपरेट लिखोगे, सबमिट की ऑप्शन क्लिक करोगे। जब सबमिट की ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे और मोबाइल पे आपका लॉगिन, आपका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा बच्चों, और आपका एक पासवर्ड, सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो वो ये जो प्रोसीजर है, इससे नया एक एनटीएन आपका रजिस्टर हो जाता है। ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये इसको अगर लीगल लैंग्वेज में कहें तो 181 का फॉर्म है। मैं यहां पे भी दिखाता हूं बच्चों। जस्ट अ मिनट बच्चों, ये भी लोड हो रहा है। बच्चों ये जो आपका जो फॉर्म आ रहा है ये वाला है टैक्स पे रजिस्ट्रेशन। अब ये लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर शेल अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन द कमिश्नर। जब ये वही बात लिख रहा है, खैर मैं सिंपल सा बताना था कि फॉर पॉइंट नंबर 4 है। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो एड्रेस होगा, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। सब सेक्शन 4 है बच्चों इसका, फ्रॉम टैक्स ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड इशूड बाय नादरा, सीएनआईसी शैल बी यूज एन एनटीएन। तो इंडिविजुअल्स का जो आईडी कार्ड है वही उसका एनटीएन नंबर भी वही का वही होगा जो उसका आईडी कार्ड नंबर है। तो आप लोगों, जो मैंने आपको फॉर्म दिखा रहा हूं वो यही फॉर्म है जो 181 का फॉर्म है। आप लोग ये जब एसएमएस का कोड और ईमेल का कोड सबमिट कर देते हो तो 181 का फॉर्म सबमिट होता है, और 181 फॉर्म के सबमिट होने के बाद 181 टू की कंप्लायंस द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर अ केस where necessitated by the facts of the case may also registered। तो जो नंबर होगा वही एनपीएन नंबर होगा या नया नंबर जनरेट होगा? बच्चों सबर कोरोना मैं भी बताता हूँ। द कमिश्नर की जिसकी जुरिस्डिक्शन है इस केस के ऊपर, इस आईडी कार्ड के ऊपर, वो उसी टैक्स पेयर को रजिस्टर कर देगा। मतलब एप्लीकेशन 181 में होगी और रजिस्ट्रेशन उसकी 181 टू में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इधर तक मैंने अभी आपको बताया है
कि जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, एक नए आईडी कार्ड नए बंदे की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। अब अब काइंडली बच्चे जो पूछ रहे थे क्वेश्चंस, काइंडली क्वेश्चंस पूछ लो बच्चे, मैं आप लोगों के जवाब देता हूं बच्चों। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम एनटीएल नंबर जनरेट करेंगे वही हमारा एनआईसी नंबर होगा या डिफरेंट नंबर होगा? वही बच्चे उसका एनआईसी नंबर होगा, जो उसका एनटीएन होगा, जो आईडी कार्ड है वही उसका एनटीएन नंबर होगा। ठीक है। सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये सलाम। जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन हम देंगे, ये समटाइम्स ऐसा होता है किसी पर्सन के सीएनआईसी पे टू एड्रेसेस होते हैं, मुश्किल पता और मौजूदा पता ऐसे डिफरेंट होता है। तो हम ये मुश्किल पता इधर लिखेंगे या जिधर वो रह रहा है उधर का लिखेंगे, मौजूदा पता लिखेंगे? बच्चे जो मौजूदा पता है वो लिखो आप, बेहतर है जो और सर मौजूदा अगर पता है। मौजूदा पता लिखेंगे हम्म। तो ठीक है, दैट इज। कल कल को चेंज हो जाता है, ये सवाल होगा आपका, तो फिर इस हम मॉडिफाई भी करना बताता हूँ कि ये जो एड्रेस है चेंज कैसे होगा। ठीक है, हौसला करो, ये जवाब देता हूँ अभी आपको। और सर अगर समटाइम ऐसे भी होता है, तो कोई पर्सन एड्रेस लिखवाता है, वो जगह उसकी किराए की होती है, यानी घर किराए का होता है, तो वो भी चेंज होता ही है। तो क्या हुआ उससे? तो अगर हम वो एड्रेस इधर लिख दें तो तो आगे आगे बोलो ना क्या आगे क्या होगा? सर वो फिर ऐसे तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, मीन्स वो घर चेंज कर लेगा अपना, तो वो जहाँ फिर पे रह रहा है। वो जब एड्रेस चेंज होगा तो एफबीआर में भी एड्रेस चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है, आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जब्बार भाई। सर कोई क्वेश्चन था एक, लेकिन टैक्स के रिलेटेड नहीं है, मेरा है। मैंने क्लासेस लेनी थी यूई वैट के मुतालिक, तो सर उसकी भी क्लासेस होंगी कि नहीं? बच्चे सेल्स टैक्स की क्लासेस होंगी, वैट सेल्स टैक्स को कहते हैं, वो एंड पे होगी, मतलब मैं जब इनकम टैक्स कवर कर लूंगा फिर सेल्स टैक्स शुरू करूंगा। तो उसमें यूई वैट कवर करेंगे आप सर? यूएई वैट नहीं बच्चे, यूएई वैट का सेपरेट बैच है, इसमें तो यूएई वो सर, वैट नहीं। सर वो कब से फिर स्टार्ट होगा? बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दो, आपको वो बताएंगे। चलें ठीक है, काइंडली मैंने मैसेज किया भी था मैम से, तो वो कह रहे थे कि सर से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे कंफर्म आपको। और बच्चे काइंडली दोबारा सर ग्रुप में लिख दो, वो असल में दो सर हैं, एक मैं और यूएई का बशारत तो साहब हैं, बाद में स्टार्ट है, वो बताते 26 हैं। को होगा। चलिए ठीक हो गया सर, ठीक थैंक है, यू सो मच सर। कोई मसला नहीं बच्चे। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम सर। सर रजिस्ट्रेशन तो पूरी कंप्लीट मुझे करना आ गई है, और जो डाउट थे, जो दूसरे स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे वही मेरे क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने अच्छी तरह जवाब दिया, वो भी मेरे डाउट क्लियर हो गए। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब मैं बच्चों एक कुछ क्वेश्चंस रिटर्न आए हुए हैं वो देख लूं बच्चे। इन केस उमर बच्चे का सवाल है, इन केस ऑफ सिंगल नेम पर्सन व्हाट विल बी द रिटर्न इन लास्ट नेम। बच्चे कोई मतलब लिख दो ना, डैश डाल दो, कोई मसला नहीं, डैश डाल देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप अगर डैश भी डाल दो ना ऐसे, तो ये भी काम चलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस मामले पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो खैर जस्ट अ मिनट बच्चों, मैं पिछले क्वेश्चंस ले लूं। जस्ट मैं सबके क्वेश्चंस देता हूँ। अच्छा किंजा बच्चे, आपका सर सर्विस प्रोवाइडर जो इनमें नहीं लिखा हो तो क्या करें? सर्विस प्रोवाइडर बच्चे आप कहना चाहते हो कि सर्विस प्रोवाइडर का थोड़ा सा किंजा बच्चे आप बोल लो, मुझे सवाल प्रॉपर समझ नहीं आया, किंजा बच्चे थोड़ा सा क्लियर कर लो ना, तो मैं जवाब दे देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा कहने का मतलब था जैसे ये कोई और नेटवर्क है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे जो इसमें नहीं लिखा हुआ? आ, बच्चे फिर इस नंबर की, इस नेटवर्क की सिम ले लो। लेकिन हम किसी और को तो नहीं कह सकते ना कि आप सिम चेंज करा लें अपनी। हाँ नहीं कह सकते, मतलब आप कहना चाहते हो कि एस्कॉम की उसके पास सिम है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी और की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके पास जो इनमें नाम लिखे हुए हैं वो सिम नहीं है, और उसके पास किसी दूसरे नेटवर्क की है, तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चे उसके बगैर ऑप्शन नहीं है, यही तो इससे नेटवर्क। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा दूसरी कोई सिम हो किसी और की, लाइक कमिश्नर किसी के का कोई पास और पावर, नेटवर्क हो? कमिश्नर के पास पावर होती है, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो एफबीआर आरटीओ में जाना पड़ेगा और वो रजिस्टर कर देंगे आपको।
ठीक है वो। अच्छा, एंड सेकेंडली अगर हमारे पास जैसे किसी कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है तो जैसे हमने अपनी डिटेल्स डाल दी, लेकिन अगर हमें किसी और की करनी है तो ईमेल एड्रेस पे कोड एंड जो एसएमएस जो कोड है वो तो उनके पास जाएगा, तो हम फिर कैसे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन? आप उनसे कॉल पे रहिएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे अपने कोड बताओ जो मोबाइल पे आया है और जो ईमेल पे आया है। तो वो आप उनसे लो के डालोगे और फिर सबमिट करोगे, उनके पास लॉगिन और पासवर्ड चला जाएगा। और फिर आप उनसे कहोगे मुझे ये लॉगिन और पासवर्ड जो अब मैसेज है ये भी मुझे भेजें। तो वो आपको भेजेंगे और आपने फिर अकॉर्डिंगली लॉगिन करना है। वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बच्चे, ओके ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, एहतशामुल हक का सवाल है सर, कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से होगी? सर माजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो ये जब हम उससे लॉगिन पासवर्ड या आईडी पासवर्ड मांगेंगे तो वो सर देते हुए थोड़ा घबराएगा नहीं कि आप मेरा लॉगिन पासवर्ड मांग रहे हैं? वो आपको रजिस्ट्रेशन करने का क्यों कह रहा है, पहले ये भी बता दो फिर। जी जी सर, जो रजिस्ट्रेशन का कह रहे हैं उनके पास जो फाइनल कोड आएगा एसएमएस पे और ईमेल पे, तो हम उनसे वो लेंगे तो सर वो थोड़ा तो घबराएंगे क्यों ना कि आप घबराएगा, मेरा लॉगिन क्यों आईडी पासवर्ड घबराएगा? मांग रहे हैं। वो एफबीआर की, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो कि मैंने ये मसला नहीं है, मैंने नहीं बताना डॉक्टर को। आप एडवोकेट के पास जाओगे, सारे मसले बताओगे। आप किसी और कहीं भी जाओगे, सारे मसले क्लियर करोगे। तो आप जब किसी प्रोफेशनल के पास जाते हो तो सारे मसाइल बयान करते हो, ना के छुप छुपा के करते हो। तो अगर मेरे पास कोई रजिस्टर ठीक है होने सर, आ रहा है मैं समझ। तो मुझे लॉगिन पासवर्ड देगा तो मतलब अपनी इंफॉर्मेशन देगा तो मैं रजिस्टर करूंगा ना उसको। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो मैं रजिस्टर कैसे करूंगा? और अगर रजिस्टर कर दिया, मुझे कहता है रिटर्न फाइल करो, तो मैं कहूंगा जी मुझे लॉगिन पासवर्ड दें तो मैं रिटर्न फाइल करता हूं, तो वो उसकी देना जिम्मेदारी है। वो नहीं देगा तो आप नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो आप उसके पैसे भी ले रहे होते हो, तो अकॉर्डिंगली जितने पैसे लोगे उतना काम करोगे, सिंपल सी बात है। जी सर, समझ गया मैं आपकी बात, शुक्रिया। कोई मसला नहीं बच्चे। ये तो शामुल हक से कंपनी की रजिस्ट्रेशन भी बच्चे, कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है ना, अब एससीसीपी खुद ही आपको लॉगिन पासवर्ड ईमेल कर देता है। एससीसीपी या नो रिप्लाई एट एफबीआर से आपको ईमेल आती है और उसमें लॉगिन पासवर्ड खुद ही लिखा होता है। ठीक है, मोहम्मद हनीफ खान साहब अगर न्यू क्लाइंट है और वो अपना एंटीन भूल गया हो या मिस हो गया तो उसका एंटीन कैसे मालूम होगा? बच्चे, मैं अभी थोड़ी देर में इस सवाल का जवाब दूंगा। सर ये यूनिट नंबर क्या है बच्चे? घर का नंबर, हाउस नंबर 10, स्ट्रीट नंबर क्या होता है? स्ट्रीट नंबर 11, स्ट्रीट नंबर 40। इसी तरह यूनिट नंबर मतलब घर का नंबर, हाउस नंबर। मेरे एड्रेस में कोई यूनिट नहीं आ रहा तो बच्चे, जो यूनिट नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, जो एड्रेस आ रहा है वो लिख दो, कोई मसला नहीं है। जो ऑप्शन आ रही है, जो भी लिखा हुआ है वहां पे लिखो, वो हो जाएगा आपका। जो भी एड्रेस है प्रॉपर लिखना बस। सर ये एड्रेस, अब सर का एक मैसेज है, सर ये एड्रेस और क्रीडेंशियल बाद में कभी भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, एंड अपना आप आईडी कार्ड का नंबर चेंज नहीं कर सकते, और बकिया क्रीडेंशियल आप चेंज कर सकते हैं। तला खान एक बार फिर बता दें रजिस्ट्रेशन का टैब कहाँ से आएगा? जी बच्चे मैं बता देता हूँ। किन्जा बच्चे, ये डिटेल्स हम अपनी डालेंगे, राइट? आ, बच्चे आप जिसकी एंट्री रजिस्टर करना है उसी का कर लोगे ना? अच्छा, आप लिख रहे एड्रेस में। आप बच्चे जिसका ये माइक काफी शोर कर रहा है, आई गेस टेक्नो वाले भाई, टेक्नो भाई म्यूट कर लो अपना माइक, मेहरबानी होगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अच्छा अगर हम किसी और की रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कोड उसके, अच्छा ये बच्चे आपको जवाब दे दिया है मैंने। रजिस्टर एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट टर्न ओवर क्रॉस सर्टेन थ्रेशोल्ड। जी बच्चे मैं समझाऊंगा, रजा भाई अभी सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन समझाइए, अभी टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ इसके। एफबीआई इसी पे करेंगे या उनके बच्चे कंपनीज जो होती हैं उनको यहाँ से रजिस्टर नहीं करते, वो एससीसीपी खुद ही रजिस्टर करके दे देता है हमें। ठीक है, तलहा बच्चे सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे मेरा सवाल ये है कि जैसे मोबाइल नेटवर्क का तो समझ में आ गया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे सोशल गैदरिंग के अंदर भी है जिनके पास ईमेल नहीं होती, ईमेल एक्सेस उन्होंने कभी बनाया ही नहीं होता। तो अगर कोई बंदा न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, उसके पास ईमेल नहीं होती, तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया है, फिर उसको हम कैसे टैकल करें? बच्चे आप खुद से उसकी ईमेल जीमेल बना दो। ठीक है, और उसे को ये तुम्हारी जीमेल है, इसको अपने पास सेव रखना है।
उसको कागज पे लिख दो, उसे को ये सारी उम्र के लिए कागज सेव रखना है, उसके लिख के दे दो उसको, और अपने पास कहीं पे रिकॉर्ड में सेव रखो सब कुछ। ठीक है, यही हाल है उसका। ठीक हो गया बच्चे? ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा बच्चों, अभी तो सबसे बेसिक चीज हमने की है। सर पासवर्ड रीसेट कैसे होगा, हम लॉयर हमें पासवर्ड ना दे तो? मैं आपको बताता हूँ बच्चे, बस थोड़ा सा हौसला करें, अभी और चीजें अभी, दिस वाज द बेसिक रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब ये चीज तो हो गई कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ये होगी हमारे पास कि हम इस तरह करेंगे तो हमारे पास जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर हो जाएगा, उसका एनटीएन आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं, अब मैं समझाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। कुछ सर सॉरी लोग, टू इंटरप्ट, एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन का मैंने आपसे पूछा था कि टैब कहाँ पे आएगा, काइंडली वो बता दें, हाँ फिर आप कंटिन्यू करें। बच्चे, इनकम टैक्स पे जाओगे, ये एफबीआर की साइट खोलोगे, यहाँ पर इनकम टैक्स आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इनकम टैक्स आईआरएस लिखा हुआ है इसके आगे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ बच्चे। ये मेरे पास न्यू रजिस्ट्रेशन राइट साइड पे डाउन पे आ रहा है, जहां मैं माउस घुमा रहा हूँ। ठीक है ना, ये नजर आ गया बच्चे आपको? जी सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन है, ई इनरोलमेंट। ई इनरोलमेंट क्या है, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ बच्चों। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक बंदा 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक रिटर्न फाइल करता रहा है और बाहर चला गया है, या और उसके बाद बाहर चला गया है, या बाज़ औक़ात ऐसे होता है बच्चों कि एक बंदा है, उसने जानबूझ के कुछ 4-5 सालों की रिटर्न फाइल नहीं की। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 2013 में आईआरएस पोर्टल आया था, 2013 से पहले E.FBR चल रहा होता था, तो और 2007 से पहले मैनुअल रिटर्न फाइल होती थी, फिजिकल रिटर्न, पेपर रिटर्न जिसे कहते हैं, वो फाइल हुआ करती थी। तो जब से आईआरएस आया है, आईआरएस 2013 में आया है, उससे पहले E.FBR था। तो कुछ लोग जो E.FBR पे रिटर्न फाइल करते थे, आईआरएस पे नहीं फाइल करते थे, अब उनको ख्याल आया कि उनको रिटर्न फाइल करनी है। अब चूंकि वो रजिस्टर होते हैं, चूंकि वो रजिस्टर होते हैं एफबीआर में, तो उन्होंने क्या करना है, वो 2000 पहले से रजिस्टर, एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन होती है कि वो रजिस्टर्ड है। अब जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो एफबीआर का ये सारा फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, तो एफबीआर की तरफ से आता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं विद एफबीआर। उस सूरत में क्या चीज नहीं होती, उनकी ई इनरोलमेंट करनी होती है, मतलब दोबारा से इनरोल करना होता है। उनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन एफबीआर के पास है, आईआरएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, या आईआरएस पोर्टल पे इनरोलमेंट नहीं हुई हुई, तो उसके लिए जो बंदा ऐसा लेट होगा कुछ अर्से बाद, तो वो ई इनरोलमेंट पे क्लिक करेगा। जैसे क्लिक किया, वही का वही सेम फॉर्म, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं अपना आईडी कार्ड नंबर, यहां पे मैं अपना वही नंबर डालूंगा, तो यहां पर मैं कैप्चा लिख रहा हूं बच्चों। अच्छा, मैं जब इसको सबमिट करूंगा बच्चों, तो दोबारा मेरे पास इस मोबाइल नंबर पे और इस ईमेल पे कोड आएंगे, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे कोड आते हैं। मैं वो एंटर करूंगा, सबमिट करूंगा, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे लॉगिन पासवर्ड, मेरा सब कुछ मुझे रीसेट होके सब कुछ मुझे मिल जाएगा, और मेरे पास आईआरएस पे रजिस्ट्रेशन या ई इनरोलमेंट हो जाएगी। ये उससे निस्बतन आसान है, लेकिन ये उन्हीं को अवेलेबल है जो कि पुराने लोग थे, रिटर्न फाइल कर रहे थे, बट फॉर सम रीजन कुछ पीरियड के लिए मिस हो गए थे।
तो एफबीआर के पास उनका डेटा लॉस हो गया है, तो जिसकी वजह से उनको दोबारा से ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है। तलहा बच्चे, मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, जरा सब्र करो, मैं अभी अभी जरा कराने दो मुझे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये थी बच्चों ई इनरोलमेंट। अब एक और टॉपिक पे चलते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ये निकल जाएंगे आगे, हम अभी मेन पेज पे आ जाएंगे। अब एक बंदा है, वो कहता है कि उसको उसकी ईमेल और मोबाइल नंबर याद नहीं है। कोई बंदा जब, अब ये जब क्या कहते हैं, अब लेट्स से उसको फॉरगॉट पास, उसको पासवर्ड भूल जाता है। अब उसको जब पासवर्ड भूलता है, तो हमारे पास सामने ऑप्शन आ रही है फॉरगॉट पासवर्ड की। अब मैं इस ऑप्शन पे बच्चों क्लिक करता हूं, तो वो सिंपल सी सवाल कहता है कि जी 13 डिजिट्स का अपना आईडी कार्ड नंबर लिखे। वही का वही मैं लिख रहा हूं बच्चों। अब मैं जब, अब लेट्स से कि अब मैंने जब फॉरगॉट पासवर्ड किया, ना मुझे मेरी ईमेल याद थी, ना मुझे मेरा नंबर याद था कि मैंने जब NTN लिया था, जब मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन की थी, तब मैंने कौन सी ईमेल डाली थी। अगर फॉरगॉट पासवर्ड करना है तो वही क्रीडेंशियल डालेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो मेरे पास उसने एरर दे दिया कि ईमेल और सेल नंबर नॉट मैच, ट्राई ईमेल दिस वन, या ट्राई मोबाइल नंबर दिस वन। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ईमेल तो सही आ रही है, क्योंकि इसने थोड़ा एरर दे दिया कि 29 आ रहा है मेरी ईमेल पे, ये देखो 29। इसका मतलब ईमेल मेरी ठीक है, लेकिन सेल नंबर मेरा गलत आ रहा है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि कोई पुराना कोई और सेल नंबर था जो आपने यूज किया था, तो काइंडली वो डालें। अगर इस तरीके से नहीं होता, तो एक और तरीका बताता हूं कि अगर आपको आपकी ईमेल भूल गई है या कॉन्टेक्ट नंबर भूल गया है, तो उसके लिए बच्चों आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है, मेन पेज पे, ठीक है। एफबीआर की वेबसाइट पर आए हम, यहां पर बच्चों नीचे देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। मैं इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे क्लिक किया बच्चों। अब ये मेरे पास एक वेरिफिकेशन पोर्टल खुल गया है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आ रहा है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। मैं इस पे क्लिक करता हूं बच्चों, प्रोफाइल इंक्वायरी। यहां पर आ गया पैरामीटर। मैंने अपना जो CNIC है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं अपना CNIC डालूंगा। यहां पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब ईमेल डाल दूंगा, और यहां पर मैं जो ये कोड आया हुआ है ये डाल दूंगा, F1STG6। इसको मैंने वेरीफाई की ऑप्शन पे क्लिक किया है। जब मैंने वेरीफाई किया तो इसने बता दिया है कि ये बंदे का नाम शहरियार खान है, ये पाकिस्तानी मेल है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इनकॉर्पोरेशन नंबर है। अब उसने मुझे ईमेल का हिंट दे दिया है कि SHAAR के बीच में स्टार लगाए हुए हैं, ये स्टार लगे हुए हैं, लेकिन उसने आधा मुझे हिंट दे दिया है कि ये हिंट है इस बंदे का, किस तरीके से ये ईमेल, ये वाली आपने जब न्यू रजिस्ट्रेशन की थी तो ये ईमेल आपने डाली थी। इसी तरह उसने मुझे कॉन्टेक्ट नंबर के कुछ डिजिट्स दे दिए हैं कि मैं अगर ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरे जहन में अगर मैंने रजिस्टर किया है, तो मुझे याद आ जाएगा कि मेरा किस कॉन्टेक्ट नंबर पे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था। तो ये थोड़े से हिंट दे देता है, सो दैट कि मैं जो फॉरगॉट पासवर्ड है, जो फॉरगॉट पासवर्ड मैंने किया हुआ है, यहां पर अपनी ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर सही कर लूं अगर मुझे नहीं याद तो टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी आपको आपकी ईमेल का भी हिंट देती है, कॉन्टेक्ट नंबर का भी, आपका एड्रेस भी बता रही है। बताया है कि 23 नवंबर 2016 से ये बंदा रजिस्टर्ड है। इसका जो टैक्स ऑफिस है वो RTO रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद है, इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, और मेरा नीचे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं आ रही यहाँ पर। अगर मेरा कोई बिजनेस होता है तो यहाँ पर बिजनेस ब्रांच नेम और ये चीजें एक्टिविटी इस बंदे की, मेरी या किसी भी बंदे का चेक करोगे तो आ रही होगी, अगर वो बिजनेस करता हुआ है और रजिस्टर्ड बिजनेस है। खैर,
फॉरगॉट पासवर्ड की जो ऑप्शन थी उसमें ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर डालोगे, यहाँ पर कैप्चा डालोगे और सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पर एंटर न्यू पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। आप नया पासवर्ड डालेंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज, जो न्यू पासवर्ड रखते हैं उस पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो पासवर्ड है पुराना अगर भूल चुके हो तो इस तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हो या चेंज कर सकते हो पासवर्ड को। तो ये तरीका था पासवर्ड चेंज करने का, जो आपका लॉगिन जो है नहीं हो रहा तो उसकी वजह से। अच्छा बच्चों, अब जो सवाल है पूछ लो बच्चों, जिसने सवाल पूछने हैं, पूछो बच्चे। किन्जा बच्चे आपने सवाल पूछा ई इनरोलमेंट क्यों की जाती है। ई इनरोलमेंट मैंने बताया कि अगर कोई बंदा मतलब काफी अरसे से रजिस्टर ई आईआरएस पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है, या आईआरएस पहले रिटर्न फाइल करता था, पहले रजिस्टर्ड था एफबीआर में, बट ड्यू टू सम रीजन आईआरएस में वो शिफ्ट नहीं किया उसने अपने आप को, तो उसको ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है। ये रीजन है बच्चे। सर आपने बताया है कि फॉरगॉट पासवर्ड ऐसे रिकवर होता है और उसके हिंट के लिए हमें प्रोफाइल इंक्वायरी करनी पड़ती है। हाँ मगर कर सर सकते। अगर हम प्रोफाइल इंक्वायरी भी करें उसमें वो नंबर आ रहा है और ईमेल आ रही है, हमें फिर भी याद ना आए या किसी ऐसे बंदे ने हमारी रजिस्ट्रेशन की है जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे सके, तो हाँ फिर हम कैसे रिकवर करेंगे मुझे पासवर्ड? एक तो एफबीआर की हेल्पलाइन है, helpline@fbr.gov.pk, उस पे ईमेल करो, उस पे अपना ये इशू लिखो और बताओ, तो वो आपको बताते हैं कि काइंडली आप ईमेल चेंज, वो बताते हैं कि इस जगह पे ईमेल चेंज कर दें तो आपकी हो जाएगी। नहीं तो सबसे जो इजी वे है, सबसे मेरे नजदीक जो इजी वे है, जो टैक्स ऑफिस आपके करीब है, कोई भी टैक्स ऑफिस, उधर जाओ, उनसे जाके कहो कि इस तरह है, मेरी ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर मुझे नहीं याद क्या था। काइंडली जो फैसिलिटेशन डेस्क होता है, हर टैक्स ऑफिस में फैसिलिटेशन डेस्क बैठा होता है, आप उन्हें बताएं कि ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है मैंने, तो वो आपको, आप कहेंगे, आपसे पूछेंगे कौन सी ईमेल रखनी है, आप उनको ईमेल भी बताते हो, कांटेक्ट नंबर भी बताते हो, तो वो आपका ईमेल और कांटेक्ट नंबर चेंज कर देते हैं और आप उस ईमेल और कांटेक्ट नंबर से फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो और नया पासवर्ड ले सकते हो। पासवर्ड वो नहीं चेंज कर तो सकते। सर जो जो आपने एफबीआर की हेल्पलाइन बताई है, अगर हम उस पर मेल कर दें उनको तो फिर भी चेंज हो जाता है? यार वो कहते हैं, वो ज्यादातर ये कहते हैं कि आप एफबीआर विजिट कर लें। जी ठीक, थैंक यू सर। तलहा बच्चे बोलो। सर मुझे एक बात ये कंफर्म करनी थी कि जो ई एफ पी आर पे रजिस्टर्ड हैं वो आई आईआरएस पे शिफ्ट नहीं हुए तो उनके लिए ई इनरोलमेंट है। तो बहुत सारे जो लोग ऐसे भी होते हैं जो आईआरएस पे होते हैं, फर्स्ट कह रहे हैं कि उन्होंने 2017-18 का या 18-19 का रिटर्न फाइल किया हुआ है, 20-21 का उन्होंने गैप ले लिया, अब 22 के अंदर वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे को जो है वो पुराना फाइल करना है और हमारे को अपनी ईमेल आईडी वगैरह याद नहीं है। तो उसको रिकवर ईमेल आईडी और फोन नंबर का तो तरीका तो आपने बता दिया कि इस तरह रिकवर हो जाए, मगर जो 2 साल का गैप आया हुआ है तो उनको दोबारा इनरोलमेंट करना पड़ेगा या उनके पुराने 2 साल के पहले फाइल करना पड़ेगा? बच्चे जो पुराने लॉगिन पासवर्ड था उसी के थ्रू करोगे, उनको ई इनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। जो 2013 और उससे पहले वाले लोग होते हैं उनको ई इनरोलमेंट की जरूरत पड़ती है। और जो गैप आया हुआ है बीच के अंदर वो पहले आप पुराने ईयर्स का सबमिट करेंगे उसके बाद फिर करंट ईयर का सबमिट करेंगे? हाँ बच्चे, रिटर्न जो होती है वो आप बेहतर ये है कि पुराने सालों का सबमिट करके अगले साल का सबमिट करें। ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, ये प्रोफाइल बहुत इरिटेट कर रही है, काइंडली हाइड करवा दे, मुसलसल शो हो रही है स्क्रीन पे। कौन सी बच्चे प्रोफाइल, सॉरी बच्चों, आई कैन नॉट सी दैट। काइंडली बच्चे को बताते हो बच्चे कौन सी वाली, अरशद राव। बच्चे एक मिनट, लेट मी सी इट।
मुझे मुझे समझ ही नहीं आई, वैसे आप कहना क्या चाह रहे हो? अभी जो अरशद राव है ना, इसका छोटा सा प्रोफाइल ना स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो उससे इरिटेशन हो रही है। अरशद राव बच्चे, बच्चे एड वो जो है ना बैठा हुआ, एक मिनट में देखता हूँ इसको। यार ये मिनी मैच है। बच्चे मैं इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है। सर अरशद राव ने कोई फाइल शेयर की है चैट के अंदर, मे भी वो इनके पास शो हो रही हो। अरशद राव, बच्चे एक मिनट रुको जरा, मैं चेक करता हूँ। ये जो एक शायद मेरी आ रही हो, मेरा एक तो जो आप कहना चाह रहे हो कि लेफ्ट साइड पे एक बंदे की बड़ी स्क्रीन पे वो आ रहा है। इशू ये है कि उनको ना कोई वो हो रही है। एक बंदे की वैसे आती है, अगर इनके पास आईफोन है ना, ऊपर बना हुआ आती रहता है कि मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल पिक नजर आती है, तो इनको आई थिंक वो नजर आ रही है। अच्छा, सर ये आपकी खुद की प्रोफाइल है। जो जो स्पीकर बोल होता रहा है होता है ना, ना उसकी आती है, जो बोल रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये सर शायद बिल्कुल। आपको निकलवाना चाह रहा है। अच्छा बस चलो, कंट्रोल करो बच्चे, छोड़ो। कोई नहीं बच्चे, मेरी बातों पे गौर करो यार, क्या हो गया? ठीक है। अच्छा चलो, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया बच्चों। न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, इनरोलमेंट न्यू रजिस्ट्रेशन होगी। अब थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं लेके। अगर किसी को क्वेश्चन रहता है तो काइंडली बच्चों बताओ। कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो बच्चों बताओ, क्वेश्चंस हैं अगर तो। और कोई क्वेश्चन इस मामले पे? चले। सर अगर कोई सा कुछ भूल जाए इन टेक्स्ट। यार, अब मेरी स्क्रीन छोटी नहीं हो रही है, मेरे साथ भी मसला होना शुरू हो गया। अच्छा सर, अगर कोई सब कुछ भूल जाए एंड टैक्स ऑफिस जाके ईमेल और बाकी चीजें डलवानी हो, तो किस बंदे का है वो खुद जाएगा? जी बच्चे, उसी का जाना जरूरी है। सर ये इनरोलमेंट के बाद हम एफबीआई के पोर्टल में रजिस्टर हुए हैं ना, या एनटीएन तो नहीं है ना? बच्चे मुझे सर, बच्चे आप काइंडली जरा आप माइक ऑन कर लो सर बच्चे, और आप उससे फिर पूछो, ठीक है? काइंडली, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा बच्चों, मैं देखता हूँ अगर एनटीएन भूल गया क्लाइंट, तो कोई बच्चे उसका आईडी कार्ड उसका एनटीएन है ना बच्चे, क्या हो गया है? उसका आईडी कार्ड उसका एनटीएन है। अगर कोई सब कुछ भूल जाए, टैक्स ऑफिस जाके ईमेल और बाकी चीजें डलवानी हो, तो किसी बंदे वो खुद जाएगा। बच्चे आप खुद जाओगे, मतलब जिसका भूल गया है वो लाजमी जाएगा। और अगर वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है किन्जा बच्चे, तब ही आप उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जा सकते हो। आप उसके साथ जाओ, उसको असिस्ट करोगे, और उसका जाना जरूरी होता है अदरवाइज। दाऊद बच्चे सर, कोई सा भी आरटीओ विजिट कर सकते हैं, या जिस आरटीओ में रजिस्टर्ड है अंडर? बच्चे कोई सा भी आरटीओ विजिट करोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। एट बॉटम एसओपी, व्हाट न्यू पीओसी? व्हाट्स न्यू पीओसी बच्चे? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप रजा हुसैन बच्चे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द क्वेश्चन बेसिकली है। तो हनीफ बच्चे, अगर किसी से एनटीएन मिस्ड हो गया तो मिस्ड हो गया बच्चे। हनीफ बच्चे, व्हाट डज इट मीन? ये रजिस्ट्रेशन किस चीज की है बच्चे? जिसका बच्चे एक तो नाम चेंज कर लो ना, मैं तुम्हें सर क्या कहूँ, कहता रहूँ काइंडली। और ना बच्चे, रजिस्ट्रेशन क्या चीज है, ये ई इनरोलमेंट क्या चीज है? एनटीएन बनवाने को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एनटीएन थोड़े अरसे के लिए आपका अगर
जिसे कह लो कि वैनिश हो जाता है या थोड़े अरसे के लिए शो नहीं हो रहा होता, तो फिर आपको ई इनरोलमेंट करनी पड़ती है। ओके सोनिया हमारे सर, क्या हम बिजनेस रजिस्टर कर उसका एनटीएन बना सकते हैं? जी बच्चे, बिजनेस एनटीएन भी बनाना सिखाऊंगा अभी। सर मैं एजे किसी हूँ, हर साल टैक्स पेमेंट करता हूँ बट मैं फाइलर नहीं हूँ, ऐसा क्यों है? बैंक वाले 0.6 क्यों नहीं फाइलर बच्चे? ये कैसे हो सकता है कि बैंक वाले ऐसे करें? मतलब आप उनको अपना दिखाओ, और फिर ये हो नहीं सकता। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो करें ऐसा। आप उनको एविडेंस दो बच्चे। अच्छा सर, अगर हम सिम मिसप्लेस हो जाए या न्यू सिम ऐड कर सकते हैं? जी बच्चे कर सकते हो, न्यू नंबर ऐड कर सकते हो, सिम आप इसमें नहीं डाल सकते। सर आई एम आस्किंग अबाउट दिस बच्चे। रजा बच्चे, मैं देखता हूँ इसको। एसओपी व्हाट्स न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी? बच्चे मुझे ऐसे में ना इस तस्वीर की समझ नहीं आ रही, ये तस्वीर आपने उठाई कहाँ से है एक्चुअली ना? ये व्हाट्स न्यू, अच्छा ये आप उधर कहना चाह रहे हो, वो वेबसाइट पे आ रहा है। खैर उसको मैं दिखाता हूँ आपको। और क्या टैक्स रिटर्न रिवाइज एम्बेसी इसलिए फेक कंसिडर करती है कि या रियल? कई टैक्स रिटर्न रिवाइज से वीजा चांस कम हो जाते हैं या नहीं? बनी बच्चे, आई डोंट थिंक कि मैंने पहले भी, शायद आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है, आपने ग्रुप में और या मुझसे पर्सनल क्वेश्चन किया था, मुझे याद है। तो नहीं बच्चे, एम्बेसी फेक नहीं कंसीडर करती रिवाइज रिटर्न को, आपकी ओरिजिनल रिटर्न होती है, इसलिए उस पे वो नहीं करती, जिसे कह लो फेक रिटर्न नहीं होती वो आपकी। बच्चे उमर फारूक, अपनी वीडियो को वो कर दो बच्चे। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं बच्चों हम। अच्छा, लेट्स से थोड़ी देर के लिए आप कोई और हम चीजें समझने लगे हैं बच्चों, काइंडली थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई होप काफी क्वेश्चन एड्रेस हो चुके होंगे। आप ये कहना चाह रहे हो एसओपी व्हाट्स न्यू और रजिस्ट्रेशन फॉर पीओसी? बच्चे ये आपसे रेलेवेंट नहीं है, और इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? जो भी न्यू न्यूज आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। कोई पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका चाहिए कि कौन कौन से आपके पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। और कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके चल रहे होते हैं तो वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, तो करके चेक कर लेना। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। खैर बच्चों, मुझे आगे चलते हैं थोड़ा सा। मेरा एनटीएन बन गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं बकिया। मेरा एनटीएन बन चुका है, ठीक है? मेरा एनटीएन जब बन चुका है, तो अब मैंने क्या करते हैं, अब आगे मैंने क्या करना है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैंने लॉगिन किया बच्चों, मेरा जो एनटीएन बन चुका था उसी के ऊपर मैं अब लॉगिन कर रहा हूं। जो मुझे मोबाइल पे मैसेज आया है, जो मुझे ईमेल पे मैसेज आया है, उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं बच्चों। अब एनटीएन कंप्लीट है, लॉगिन किया, तो मेरे आगे ये स्क्रीन आएगी। एक्चुअल में आयरस पोर्टल जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये है आयरस पोर्टल। इसको आयरस पोर्टल कहते हैं। अभी तक हम रजिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट्स को देख रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, रजिस्ट्रेशन किसने करनी है, थोड़ा बहुत हम उसी को एड्रेस कर रहे थे। अभी आगे जो है उसको हम लेके चल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या होगा। अब ये आपके सामने एक तरह से स्क्रीन पे बच्चों चल रहा है आयरस पोर्टल। ये मेरा नाम आ गया, जो शहरियार खान जी मेरा नाम आ रहा है। खैर, इसके ऊपर सामने आपके इनकम टैक्स रिटर्न आ रही है, मैनेज योर प्रोफाइल आ रही है कि मैंने अपनी प्रोफाइल में कोई अमेंडमेंट करनी है, एफबीआई मालूमात, ई पेमेंट, सेल्स टैक्स इनवॉइस, सेल्स टैक्स रिटर्न, इनबॉक्स। मैं इन सबको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, बेफिक्र होके हर एक चीज को समझाऊंगा। सबसे पहली चीज समझा रहा हूं बच्चों, जो इनबॉक्स है, जैसे मोबाइल में इनबॉक्स होता है वैसे इनबॉक्स ये भी है। जैसे ड्राफ्ट मैसेजेस होते हैं वैसे ड्राफ्ट मैसेजेस ये भी हैं। आउटबॉक्स, जो आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है जिस पे आपने कंप्लाइंस कर दी है लेकिन एफबीआर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो वो आउटबॉक्स में नोटिस या रिप्लाईज पड़े होंगे। कंप्लीटेड टास्क में बच्चों जो चीज कंप्लीट हो चुकी है
वो पड़ी होगी कंप्लीटेड टास्क के अंदर, जो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसको जरा आराम से देखते हैं। ये इनबॉक्स है, मेरे पास एक नोटिस आया हुआ है, ये सामने आपके नजर आ रहा है। अगर कोई ड्राफ्ट में चीज पड़ी है तो ये ड्राफ्ट में चीज मेरे, जैसे कि एक डिक्लेरेशन पड़ी है 2023 की रिटर्न पड़ी है, मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इसमें मैं यस की ऑप्शन की तो ये डिलीट भी हो गया। ड्राफ्ट में कोई भी चीज पड़ी हो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर ड्राफ्ट में कोई चीज पड़ी है तो ये मैं डिलीट आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट भी होता जा रहा है। और ये अभी लास्ट रह गया है, इसको मैं अब मैं इधर से एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ। खैर मैं वो अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने ये ड्राफ्ट से जो चीजें हैं मेरे काम की नहीं थी, मैंने उड़ा दी हैं। अगर कोई रिप्लाई मैंने एफबीआर को किसी नोटिस का किया है, अब जो भी कोई मैंने रिप्लाई किया है, मैंने अपील फाइल की है, किसी नोटिस का रिप्लाई किया है, कोई चीज मेरी पेंडिंग है, तो एफबीआर का उस पे जवाब नहीं आया तो वो बच्चों आउट बॉक्स में पड़ी होगी। अब आउटबॉक्स में काफी चीजें आ सकती हैं, मैं आपको सबकी दिखाता हूं, बस एक मिनट जरा हौसला रखिएगा। कंप्लीटेड टास्क में जो चीजें मैं कंप्लीट कर चुका हूं, रिटर्न्स कंप्लीट कर चुका हूं, कोई असेसमेंट्स कंप्लीट कर चुका हूं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुका हूं, वो सब की सब चीजें कंप्लीटेड टास्क में पड़ी होंगी। अब आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। मैंने कंप्लीटेड टास्क में गया, जैसे आप सब नई रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे मैंने भी रजिस्ट्रेशन की थी। मैंने जब रजिस्ट्रेशन की वही फॉर्म मैंने फिल किया जो आपके सामने फिल कर रहा था। तो कंप्लीटेड टास्क में मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूं बच्चों। मैंने रजिस्ट्रेशन पे जब मैंने क्लिक किया बच्चों, यहां पर दो चीजें आ रही हैं। यहां पर एक चीज आ रही है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरीली इनकम टैक्स। मैंने जो फॉर्म फिल किया था इनिशियली, जो आप सबके सामने मैंने फिल कर रहा था, वही फॉर्म जब मैंने फिल किया तो वो फॉर्म जब सबमिट हो गया, तो सबमिट, अब फॉर्म मैंने फिल करके सबमिट किया तो वो यहाँ पर 181 ये वाला फॉर्म पड़ा है। इसी तरह जब सबमिट होने के बाद कमिश्नर ने मुझे रजिस्टर कर लिया तो उसका आएगा ऑर्डर, ऑर्डर टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन। मैंने फॉर्म या एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके ऊपर एफबीआर ने ऑर्डर इशू कर दिया है। और वो ऑर्डर सिंपल वही जो फॉर्म है उसी की कॉपी पेस्ट होती है। लेट से मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं, जो मैंने फॉर्म फिल किया था बच्चों, ऑल्दो वो फॉर्म पे पेज डिफरेंट थे, लेकिन यहां पर बच्चों आप सबके सामने डिफरेंट चीज आ रही है। वो सबका इसी पैटर्न पे ही होगा, जो फॉर्म हमने फिल किया था इंडिविजुअल का, सैलरीड का और बेशक सोल प्रोप्राइटर का, वैसे सोल प्रोप्राइटर भी या इंडिविजुअल बिजनेसमैन उसका सबसे पहले एनटीएन लेंगे। तो एनटीएन लेने के बाद उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करते हैं, वो खैर मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन पॉइंट है कि इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है, मैंने वही फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन का फिल किया। फिल करने के बाद ये जब मैंने सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद मुझे ऑर्डर आया। अब मैं अपना फॉर्म देख रहा हूँ कि मैंने सबमिट क्या किया था, तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे आ रही है आपके सामने। हत्ता कि मैंने वहां 2-3 चीजें या 10 चीजें डाली होंगी, यहाँ पर थोड़ी एक्सेस चीजें आने लग गई हैं। तो ये सब उसी की बेसिस पे है जो मैंने फॉर्म फिल किया है। तो ये फॉर्म फिल किया है, अभी दिखाता हूँ बच्चों आगे। ये कंप्लीटेड टास्क में जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन पे जाऊंगा, ये ऑर्डर। अब मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, इधर व्यू नहीं कर रहा, वरना ये भी व्यू हो जाता है। खैर हो गया, अब ये ऑर्डर आ चुका है। और ऑर्डर में उसने जस्ट ग्रांट कर दिया मुझे, उसमें और कुछ भी उसने नहीं किया। वही चीजें जो मैंने फिल की हैं, जो फॉर्म था, और एंड पे मुझे एट्रीब्यूट में उसने ग्रांटेड एक्सेप्टेड लिख दिया है। तो जो डिसीजन आया मेरी एप्लीकेशन के ऊपर वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब मुझे एनटीएन अलॉट हो गया। और एनटीएन मेरा जो है वो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी कार्ड नंबर ही है, कोई और चेंज नहीं हुई। तो ये था मेरी रजिस्ट्रेशन। अब लेट से कुछ बच्चों के सवाल जिन्होंने पूछे हैं उसको जरा एड्रेस करते हैं। एक चीज बच्चों मैं अब आपको दिखा रहा हूं, बच्चों जरा मुझे एक चीज कंप्लीट करने दो, मैं आपको बताता हूँ। इमरान बच्चे सबके क्वेश्चंस लेता हूँ इंशाल्लाह। अब जो रजिस्ट्रेशन टैब है, ये जो रजिस्ट्रेशन, अब ये सब नीचे इनबॉक्स आउटबॉक्स ड्राफ्ट वगैरह थोड़ा सा दिखाया,
अब मैं जरा जाने लगा हूँ इस रजिस्ट्रेशन टैब के ऊपर। ये ऊपर से जो टैब चल रही है ना, इन सब के अंदर बहुत चीजें हैं। अब मैंने रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक किया है बच्चों, तो अब ये कह रहा है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली, जो मैं कर चुका हूं। अब अगला फॉर्म जो आ रहा है, फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मॉडिफिकेशन, मतलब मैंने कोई एड्रेस चेंज करना है, मैंने ईमेल चेंज करनी है, मैंने मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो बच्चों फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसी पे मैंने क्लिक किया तो मेरे आगे ये एक विंडो खुली है जिसपे उसने कहा है कि किस टैक्स पीरियड का मॉडिफाई करना है। तो जाहिर है आज के बाद जो मेरा अगला पीरियड है वही मैंने 2024 लिखा है, तो उसने आगे से टैक्स ईयर खुद से दे दिया 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। मैंने इसी पे क्लिक करता हूं बच्चों, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा ऑप्शन पे क्लिक। जब कंटिन्यू करूंगा तो वैसा ही फॉर्म दोबारा खुल गया है। अब यहां पर मैं अपना मोबाइल नंबर मतलब यूफोन कर देता हूं। यहां पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करूंगा, जैसे 0092 32717 यहाँ पे मैं दोबारा डालता हूं। इसी तरह यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल चेंज करनी है, लेट से abc@gmail.com। इसको मैं सबमिट जब करूंगा ना बच्चों, मेरे पास वही दोबारा कोड आएंगे मोबाइल पे और ईमेल पे, और मैं कोड पे जब इधर क्लिक करके सबमिट कर दूंगा तो मेरा ये फॉर्म तैयार हो जाएगा। तैयार, सबमिट नहीं होगा। सबमिट कब होगा? जब ये ऊपर बच्चों सबमिट की ऑप्शन आ रही है, जब ये मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तब मेरा ये जो मोबाइल नंबर है और ईमेल है ये चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जब तक नीचे सबमिट करने के बाद ऊपर वाला फाइनल सबमिट नहीं करूंगा तब तक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चेंज नहीं होगा। मैंने सिर्फ अभी बताया कि मोबाइल नंबर और ईमेल कैसे चेंज होगा। अब लेट से ये मेरा सेम का सेम ही रहा, मैंने अपना एड्रेस चेंज करना था। यहां पर मेरा मैं प्रॉपर्टी, ये पर्सनल था बच्चों टैब, यहां पर मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर जो पुराना एड्रेस है वो चल रहा है। अगर मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा घर का एड्रेस चेंज हो गया है या मैं कहीं और शिफ्ट कर गया हूँ, तो यहाँ पर बच्चों देखो प्लस की ऑप्शन आ रही है। मैं इस प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही एड्रेस मेरा कि मैं एड्रेस चेंज हो गया है कि क्या है, हाउस है। इस हाउस पे मैंने क्लिक कर दिया, मेजरमेंट यूनिट आ गया, स्क्वायर यार्ड, कोई भी एरिया डाल दिया, इतना डाल दिया, यूनिट नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पे कम्प्लेक्स 1 डाल, कुछ भी जो मैंने इंफॉर्मेशन है मैंने डालनी है, जो भी डालनी थी कोई भी मैं रफली डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, पिशावर डाल दिया लेट्स से। अब पिशावर मैंने सर्च किया, उसने पिशावर कर दिया, सिलेक्ट हो गया। कैपेसिटी बेनामी, इसको मैं कर देता हूँ 100%, इसको मैंने ओके कर दिया। तो देखो बच्चों ये मेरे एक प्रॉपर्टी की टैब नीचे ऐड हो गई है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला खत्म हो गया है। जब ये ऊपर वाला बच्चों खत्म हो गया है, अब मैं सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ही मेरा एड्रेस चेंज होगा। ये एड्रेस तभी चेंज होगा जब मैं एड्रेस ऐड करके यहाँ पर मैं इसको चेक करूंगा, तब ही ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो एड्रेस ऐसे चेंज होगा, कॉन्टेक्ट नंबर कैसे चेंज होगा वो बता दिया, ईमेल कैसे चेंज होगी ये भी बताइए। और ये सब होगा फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स। इस फॉर्म के थ्रू ये आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और प्रॉपर्टी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर रुका हूं बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो बच्चों पूछो। अच्छा सर बनी, ये हाँ बच्चे बोलो, सॉरी।
सर आपने बोला है ऑर्डर टू ग्रांट और रिफ्यूज आएगा कमिश्नर की तरफ से, तो हाँ, उस चीज के रिलेटेड यानी वो हमारे रिलेटेड तो नहीं ना होगी, जो हमने इंफॉर्मेशन दी है वो तो फिर कमिश्नर साहब की तरफ से ही होगा ना, जो उसको रिफ्यूज करते हैं कमिश्नर एक्सेप्ट अब करते हैं। हमने सबमिट किया है, 99.99% चांस है कि कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब वेरी जी सर। रेयर है, जो भी एड्रेस चेंज करते हो, कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करते हो, कमिश्नर एक्सेप्ट ही करता है। ठीक है। और सर अगर अभी आपने कहा है कि प्रॉपर्टी एड्रेस चेंज करना हो तो हम जिस पर चेक का क्लिक करेंगे वही मतलब ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगा, मगर सर ये जैसे नीचे प्रीवियस एड्रेस लिखा हुआ था टी स्ट्रीट नंबर 12 वाला, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो इस पर डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? इस पे डिलीट का ऑप्शन क्योंकि शायद बिजनेस में लिंक हुआ हो, नहीं इस पे आ जाएगा, ये वाला नहीं आ रहा। ऊपर आ रहा है ना एक छोटा सा डस्टबिन आ रहा है मतलब ब्लॉक हाँ हाँ डिलीट के हाँ, लिए, तो नीचे क्यों नहीं आ रहा? बच्चे वैसे आना चाहिए, ये अब नहीं आ रहा, तो कोई नहीं दिक्कत। सर, इसमें वो इसलिए नहीं आ रहा कि क्योंकि आपकी जो सारी प्रीवियस हिस्ट्री है वो ओल्ड एड्रेस के ऊपर है। हाँ, अब मैं जब तभी दोबारा सबमिट दोबारा चेंज करना चाहूंगा तो तब इसके ऊपर आ जाएगा वैसे, सेकंड टाइम जब मीन्स करूंगा। इस टाइम ये डिलीट नहीं होगा, अगर हम नेक्स्ट जो अभी एड्रेस दिया है हम्म। अगर उसको भी नेक्स्ट चेंज करेंगे तो फिर ये फर्स्ट वाला डिलीट वैसे हो बच्चे जाएगा। मेरा पॉइंट है कि आप इसको कर दोगे, चेक बॉक्स अगर पड़ा भी रहे तो इसमें कौन सा बड़ा इशू है, मतलब यू हैव सम इशू ऑफ इट, कोई मसला तो है नहीं ना। मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा बच्चों, किसी एक दो के रिटर्न क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं जरा वो भी देख लूं। अच्छा, कोई टेक्स्ट रिवाइज की वैल्यू कम होती है ओरिजिनल वाली से या नहीं? नहीं बच्चे, कोई वैल्यू कम नहीं होती। सैयद उस्मान उसामा भाई, सर अगर आपके किसी ने इस पे ई इनरोलमेंट वाले पीरियड में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो क्या रिमूव हो सकती है? बच्चे एडिशन की एक चीज बता दूं, बिजनेस ऐड मतलब जो बिजनेस ऐड कर सकते हो, बिजनेस रिमूव करने का इख्तियार सिर्फ एफबीआर को है। दूसरी बात, आपकी पे ई इनरोलमेंट पीरियड में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो तो क्या रिमूव हो सकती है? बच्चे, बिजनेस रिमूव हो सकता है बट वो एफबीआई कर सकता है, लेकिन आपके सीनेसे पे कंपनी रजिस्टर ऐसे नहीं होगी जब तक आप अप्रूवल नहीं देते। तो अप्रूवल देते हैं तो ही ऐड होती है, वरना ऐड नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर ऐड हो जाए तो रिमूव भी हो सकती है, लेकिन वो एफबीआर कर सकता है, हमारे पास एक्सेस नहीं होती उसकी। एक 2022 की रिटर्न में बनी बचे रिटर्न में एक प्लॉट की वैल्यू 14 लाख कम लिखी गई थी, टैक्स की रिटर्न रिवाइज करवानी चाहिए या नहीं तो चाहिए? बच्चे 145, बच्चे रिवाइज कर दो, नॉट अ बिग डील, रिवाइज कर दो, इसमें कौन सा बड़ा चाहिए, बट आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करोगे, क्योंकि प्लॉट की वैल्यू उतनी ही मतलब क्योंकि रिटर्न में प्लॉट की वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है, वेल्थ स्टेटमेंट के साथ ताल्लुक होता है, तो वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करोगे आप। बच्चे, जितने सालों की मर्जी चाहो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, अनलेस आपको कोई अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट या विदहोल्डिंग प्रोसीडिंग का नोटिस आया हो। जितने पिछले सालों की रिवाइज करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है। रिटर्न भी और वेल्थ स्टेटमेंट भी। सर मैंने अपना टैक्स रिटर्न चेक किया है, उसमें फोन नंबर तो है मेरे पास बट ईमेल एड्रेस मेरा ब्लॉक हो गया है जीमेल का, तो अब मैं कैसे पोर्टल में जाऊं, बिकॉज मेरे पास पासवर्ड नहीं है, व्हाट इज द सोल्यूशन? बच्चे, अपनी ईमेल चेंज करने के लिए आप वैसे अगर बेहतर है कि एफबीआई के दफ्तर चले जाओ, एक और जगह भी है, प्रोफाइल इंक्वायरी में आप हेल्प डेस्क पे भी मैं ईमेल कर दो, वहां से भी चेंज हो सकता है पॉसिबली। अदर हेल्पलाइन पे भी कॉल करके चेक कर लो, तो वो वहां से चेंज कर देते हैं कभी कभी ना, तो कोशिश कर लो, नहीं होता तो सबसे बेहतर हल वही एफबीआर के दफ्तर जाओगे, वहां से हो जाता है। सर जहां ईमेल सेल मॉडिफाई किया है उस जगह जो एड्रेस है उसको वहां मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं बच्चे, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हो सकता। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना बच्चे, ये मेरे आईडी कार्ड से उठी हुई है, ये मेरे आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने नहीं डाली थी। मैंने जो प्रॉपर्टी डाली थी वो ये वाली डाली है। तो ये जो पर्सनल में मेरे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना बच्चों, ये मेरे आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। सर, क्लाइंट के बैंक अकाउंट दो से ज्यादा हो तो क्या वो सब लिखेंगे या एक ही ऐड करेंगे? बच्चे, सारे लिख लो तो बेहतर है, नहीं लिखो तो कोई मसला नहीं। तो प्रॉपर्टी इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रॉपर्टी टैब में अगर रेंटल एड्रेस डालने पर कहीं एफबीआई उसको हमारा एसेट तो नहीं समझेगा? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं समझेगा अनीफ बच्चे,
वो FBR इतना भी वो नहीं है, वो यही चीजें करता रहे। ठीक है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन पे कितने पीरियड की रिटर्न फाइल करनी होगी बच्चे? एक पीरियड की रिटर्न फाइल करनी होगी, लेकिन नोटिस आपको 2 सालों के फिर बैक सालों के नोटिस आ जाते हैं, आपको वो भी करने पड़ते हैं। तलहा बच्चे बोलो। सर मुझे एक बात ये कंफर्म करनी थी, जिससे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उसने मेरा रजिस्ट्रेशन किया था, उसने फिर जो है वो 1,000 रुपए का एक CPR मुझे दिया था बैंक में जमा कराने के लिए, कि उसने ये कहा था कि उसके बाद फिर तुम्हारी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये ऐसा कोई प्रोसीजर होता है या 1,000 रुपए करते हैं तो क्यों जमा कराते हैं? बच्चे रिटर्न अगर आपके NTN लिया है तो उसमें 1,000 1 रुपया भी नहीं लगता। ठीक है। लेकिन जो 1,000 रुपए यूजली लेते हैं वो इस चीज का लेते हैं कि अगर आप फाइलर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपकी पिछले 2022 की, अभी 2023 चल रहा है ना, 2023 की रिटर्न चल रही है, तो 2022 की रिटर्न फाइल करके आपका 1,000 का चालान जमा कराएंगे और आप एक्टिव टैक्स पेयर हो जाते हैं। अगर आप उसके हो 2023 की रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फरवरी में जाके आप एक्टिव होंगे। तो इस पीरियड में, मतलब आज चल रहा है अगस्त चल रहा है, तो आप अब अगले साल के फरवरी में फाइलर होंगे अगर आप अभी रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आपने तो आपको फाइलर होना पड़ता है ताकि टैक्स रेट कम लगे। तो उस सूरत में फिर रिटर्न 2022 की रिटर्न, पिछले साल की रिटर्न फाइल करके 1,000 रुपए का चालान जमा करवाते हो, तब ही आप एक्टिव होते हो, टैक्स का रेट थोड़ा कम हो जाता है। समझ आ गया बच्चे? ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद इमरान सर बच्चे अगर बोलो। सर अगर हमने करंट ईयर की मॉडिफिकेशन करनी हो, जैसे ये लाइक 2023 चल रहा है, तो हम हाँ, फिर पीरियड कैसे सेलेक्ट करेंगे 2022 से 2023? बस आप पीरियड ऐसे ही सिलेक्ट करोगे। लेट से मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है। आपके सामने ये बच्चों देखो, मैंने जो भी अभी किया था, अब ये ड्राफ्ट में जा रहा हूँ। ये ड्राफ्ट में देखना, रजिस्ट्रेशन में खुद ब खुद आ गया, क्योंकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक किया था, वो खोला था। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, मॉडिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप कह रहे हो पीरियड कौन सा करना है सिलेक्ट। पीरियड बताओ बच्चे, कौन सा साल सिलेक्ट करना है? बोलो बच्चे। सर अगर 2023 यानी करंट ईयर का करना हो। तो बच्चे ये 2023 का मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू, खुद ब खुद साल पीरियड दे देता है, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये मॉडिफाई स्टार्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये इस साल से मॉडिफाई नहीं, जिस डेट को अप्लाई करोगे उस दिन से मॉडिफिकेशन कंसीडर की जाती है। मॉडिफाई हो जाएगा, बट जिस डेट को हुआ है ना उस दिन से आगे आपका मॉडिफाइड कंसीडर किया जाएगा। इमरान बच्चे जी बोलो। सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं। जी सर, ये जो नॉन रेजिडेंट का, जैसे इंडिविजुअल कैटेगरी में ही नॉन रेजिडेंट अगर कोई हो, तो उनके क्या टैक्स रिटर्न सारे सबमिट होते हैं, स्टेटमेंट वगैरह या सब चीज़ें, या फिर वो सिंपली मतलब उसमें एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, या उनको देनी पड़ती हैं डिटेल्स? नहीं बच्चे, वो ऐसे नहीं हो सकता अनलेस उनकी ईमेल और मोबाइल नंबर हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, उनकी रिटर्न कैसे जाएगी? अगर ये सवाल है तो इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, तो उसके थ्रू रिटर्न जाएगी उनकी, अगर आपका ये अच्छा, सवाल था तो। तो ठीक है। वो फिर वो जब हम रिटर्न का आएगा तो उसमें ये भी कवर हो जाएगा? हाँ बच्चे, जो उनकी रिटर्न जाती है, अगर नॉन रेजिडेंट की रिटर्न जाती है और उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ना हो, तो उसकी जाएगी इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट हैविंग नो फॉरेन सोर्स, नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो फिर उसकी रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्शन जाती है और वेल्थ स्टेटमेंट जाती है, और कुछ भी नहीं जाता। सही सही सही। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा हसनैन भाई, सर काइंडली बताइएगा कि NTN रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक्चुअल में। अगर हम देखें, पर्पस डिफरेंट है, इनकम टैक्स का एम्बिट डिफरेंट है, सेल्स टैक्स का एम्बिट डिफरेंट है। वो रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह मैं कल सिखाऊंगा आपको। अच्छा मोहम्मद फैसल भाई, जीरो फिगर रिटर्न फाइल हो सकती है एंड इससे हम फाइलर हो जाते हैं? जी बच्चे, आप फाइलर हो जाते हो, लेकिन पॉइंट है कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो भी जीरो है, तो देन तब भी कोई मसला नहीं, फाइल हो जाती है, कोई मसला नहीं होता उसके अंदर। ठीक है। सर काइंडली बताइए क्या फर्दर टैक्स में चेंज आई है 2024 से? नहीं बच्चे, कोई चेंज नहीं आई। 3% का 3% ही है सेल्स टैक्स में। अच्छा,
अब आगे चलते हैं बच्चों, एक लास्ट चीज मैं पढ़ा दूं आपको आज के लिए। अगर किसी ने इंडिविजुअल था, एक लास्ट चीज बता रहा हूं, कोई बंदा इंडिविजुअल था, उस बंदे का वो अब बिजनेस करना चाह रहा है, सोल प्रोप्राइटर बनना चाह रहा है। हमने कल के सेशन में सोल प्रोप्राइटर का वर्ड पढ़ा था। अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर बनना चाह रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो एनटीएन अपना रजिस्टर करेगा इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का एनटीएन रजिस्टर करने के बाद आप 181 रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स में जाओगे बच्चों, और फिर बिजनेस टैब पे क्लिक करोगे। इस बिजनेस टैब पे क्लिक किया तो आपने यहां पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करोगे बच्चों। बिजनेस नेम लेट से कि मैंने जिस तरह एसवाई की लीगल लिखा हुआ है ये सिलेक्ट कर लूंगा। इधर एक्विजिशन डेट है, कोई लेट से आज की डेट में कर लेता हूँ, 17 तारीख को मैंने एक्वायर किया बिजनेस। कैपेसिटी में ओनर हूँ इस बिजनेस का। इस बिजनेस पर ये 3 चीजें मैंने लिख ली। इसके बाद इस बिजनेस पे क्या क्या चीजें लगती हैं, मैं इस चीज को प्लस की ऑप्शन पे अभी क्लिक कर रहा हूँ बच्चों। इस बिजनेस ये मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, लेकिन इस पर सेल्स टैक्स और एफईडी नहीं लगेगा। और अगर लगता है तो मैं लगा दूंगा, यहाँ पर प्रिंसिपल सेल्स टैक्स भी लगेगा, एफईडी भी लगेगी। जो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होती है उस पर क्लिक करते हैं। खैर, सेक्शन अगला ऑप्शन है। इस सेक्शन में मैं यहाँ पर सर्च की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं बच्चों। मैंने ये क्लिक किया बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लीगल सर्विसेज। इस लीगल पे मैंने क्लिक किया, उसने कह दिया लीगल एक्टिविटीज वगैरह। मैंने लीगल लिखा था, सर्च किया तो उसने ये दे दिया है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो खुद ब खुद उसने बकिया चीजें डाल दी हैं। लीगल अकाउंटिंग सर्विसेज, लीगल एक्टिविटीज, आप सिर्फ फर्स्ट सेक्शन सिलेक्ट करते हो, बकिया सारा खुद ही डाल देता है। और स्टार्ट डेट में कर दूंगा जिस तरह आज की डेट। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। जब मैंने ओके किया है तो ये मेरा एक तरह से बिजनेस की सारी डिटेल आ गई है। यहां पर मैं इसको ओके के क्लिक करता हूं तो मेरा ये देखो बच्चों बिजनेस ऐड हो गया, पहले ये जगह खाली थी। अब अगली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब तक मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करूंगा तब तक मैं सोल प्रोप्राइटर का, मैं इंडिविजुअल का इंडिविजुअल रहूंगा, सोल प्रोप्राइटर नहीं बनूंगा। अब इसमें एक अगली बात ये, अच्छा मैंने इसकी चेक करनी है डिटेल्स, मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो नीचे सारी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। ये इसकी डिटेल्स है। अब बच्चों यहाँ पर ये एडिट बिजनेस करना चाहूँ तो मैं दोबारा इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी करना है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बिजनेस इसी, अच्छा यहाँ पर सबसे अहम चीज, इस प्लस की ऑप्शन पे क्लिक जरूर करना है आपने। पहले तो बिजनेस ऐड कर दिया है, अब ये बिजनेस है किस जगह पे, बिजनेस का एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पर लिंक करना लाजमी है कि बिजनेस को। यहाँ पे मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ बच्चों, वो कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी पे आपका ये बिजनेस है। जो ऑलरेडी मेरी प्रॉपर्टी है अगर उसी पर है तो मैं चेक बॉक्स कर दूंगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो कोई अदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं ऐड अनदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करके वही प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन डालूंगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट चेक बॉक्स करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इस ओके करने के बाद अब मैं दोबारा इस बिजनेस पे क्लिक करता हूं तो उसने बताया बिजनेस के बारे कि ये मेरे एक्टिविटीज हैं, इस पे सिर्फ प्रिंसिपल लग रहा है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्टिविटी है, लेकिन इस पे सेल्स टैक्स और एफईडी नहीं लगता। अगली बात, ये इस एड्रेस पर मेरा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से मेरा बिजनेस ऐड हो सकता है। मैं इंडिविजुअल से सोल प्रोप्राइटर के एम्बिट में आ चुका हूं। यहां तक ये मैंने बताया। अब मैंने जो 3 चीजें बताई, आप आज के इस मॉडिफिकेशन में मोबाइल नंबर कैसे चेंज होगा, ईमेल कैसे चेंज होगी, प्रॉपर्टी का एड्रेस कैसे चेंज होगा। आपने सोल प्रोप्राइटर बनना है तो उसके लिए भी मॉडिफिकेशन ही करनी पड़ती है। अब अगली 3 चीजें ऑप्शन आ रही हैं। सबसे बेसिक ऑप्शन अटैचमेंट्स। अगर कोई अटैचमेंट है, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप एविडेंस या कुछ भी आप प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो वो बताएगा कि कोई भी आप यूटिलिटी बिल डालना चाहते हो तो डाल दो, यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट पड़ा है कोई भी, तो मैं इधर से कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के आपके सामने डाल देता हूँ। लेट से मैं यही डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो अटैच हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये बच्चों अटैच हो चुका है। यहाँ पर भी मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच होगा, याद रखना। प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो बच्चों ये अब कोई भी लेट से कि ये डालना है तो मैंने ये अटैच कर दिया, तो ये भी ओके हो गया। तो कुछ भी अटैच करना हो तो मैं अटैचमेंट वैसे कर सकता हूँ, वैसे नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अच्छा, अगर मेरा कोई, मैं अपने आप को, अगर मैं सिर्फ एक सिंपल सैलरीड पर्सन हूं, सैलरीड पर्सन, और मैंने अपने आप को लिंक करना है विद माय ओनर, विद माय बिजनेस ओनर, तो यहां पर मैं प्लस की ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं। तो मैं बताऊंगा यहां पर कि मेरा ये एम्प्लॉयर है। इधर मैं नाम सर्च कर लेता हूं, लेट से मैं करता हूं अमान रजा कर देता हूं। मतलब इसका मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये बता देगा कि अमान रजा कौन से वाला है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, स्टार्ट डेट मैंने कर दी है ये। तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि मैं अमान रजा के साथ सिंस 3 अगस्त 2023 से एज एम्प्लॉई काम कर रहा हूं, एम्प्लॉई। मैंने बिजनेस की टैब में थोड़ी देर के लिए समझें कि मैंने नहीं एड्रेस कर रहा, मैं बिजनेस उनके साथ काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर अटैच कर, मतलब लिंक कर सकता हूँ अपने कारोबार को। और लिंक करने के लिए मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं एडवाइजर हो सकता हूँ अमान रजा का, मैं एजेंट हो सकता हूँ, ऑडिटर हो सकता हूँ, एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, पेई, प्रीडिसेसर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स मुझे अलाउ करता है कि मैं अपने आप को इस अमान रजा का डिक्लेयर करूं। तो ये मैं अपने आप को डिक्लेयर कर सकता हूँ, मतलब शहरियार खान इज एन एम्प्लॉई ऑफ अमान रजा, यहां पर मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे जाता हूं, अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट कोई ऐड करना है तो मैं यहाँ पर प्लस बैंक अकाउंट पे क्लिक किया, प्लस की ऑप्शन पे बच्चों क्लिक करता हूँ। तो जो भी मेरा बैंक अकाउंट है उसकी पूरी डिटेल डाल लूंगा यहाँ पर, क्या मेरा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, लेट से SBL, पारा सर्च किया है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, उसने एड्रेस दे दिया इसका, इस पे क्लिक कर दिया। अब मेरा अकाउंट नंबर जो भी है, यहाँ पर जो भी थे डिटेल्स, उसकी करेंसी कौन सी है, पीक यूरो में है, ओपनिंग डेट, डेट लिख दूंगा, लेट से 2 तारीख थी। कैपेसिटी मैं ओनर हूँ इसका, इसका 100% हूँ। लेकिन ये तब तक ऐड प्रॉपरली नहीं होगा जब तक मैं इंटरनेशनल बैंक जो इसका नंबर है और IBAN है मैं वो प्रॉपर नहीं लिखता। दुर्दाना फारूक बच्चे म्यूट कर दो अपना प्लीज, दुर्दाना बच्चे। थैंक यू बच्चे। अच्छा, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर और IBFT में प्रॉपर नहीं लिखूंगा तब तक ये ऐड नहीं होगा, ये एरर दे देगा। नंबर मस्ट बी न्यूमेरिक, प्लीज प्रोवाइड IBAN वगैरह, तो ये सारा कुछ वो खुद ही देना पड़ता है। तो वो मैं अटैच, वो इधर डालने के बाद मैं करूंगा, मैं सबमिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ईमेल चेंज हो जाएगा, मेरा बिजनेस ऐड हो जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी एड्रेस चेंज हो जाएगा, मेरा अगर बिजनेस के साथ लिंक करना है मैं वो लिंक कर सकता हूँ। कोई अटैचमेंट करनी है अपनी मॉडिफिकेशन के लिए, दिल चाहता है तो कर सकता हूँ, नहीं चाहता तो नहीं करता। बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ इस तरीकों से मैं बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूँ। अभी तक आज के सेशन का मैं इधर ही रोक रहा हूँ। किसी के कोई सवालात हैं बच्चों तो प्लीज आस्क, ताकि मैं एड्रेस करूं और फिर हम सेशन को एंड करें आज के। प्लीज बच्चों पूछो, तलहा बच्चे पूछो। सर ये हाँ बच्चे। सर ये जो आपने बिजनेस हाँ हाँ बोलो जी बिजनेस में बच्चे। सर आपने एड्रेस दिया है, हाँ हाँ तो सर वो डिफरेंट भी हो सकता है, मींस जो हमने रजिस्ट्रेशन में एड्रेस ऐड किया था हाँ उससे हाँ डिफरेंट भी हो सकता है। बच्चे, यहाँ पर मैं प्लस की ऑप्शन करता हूँ, ऐड अनदर प्रॉपर्टी करता हूँ, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। जी ठीक सर। ठीक है। अच्छा, जी सर।
थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे, सर कोई बच्चा। अच्छा एक मिनट। सर अगर मल्टीपर्पज बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर का वो कैसे ऐड होगा? तो जितने बच्चे बिजनेसेस हैं वो सारे ऐड कर दो। और अगर आपका एक बिजनेस में काफी है तो अदर, अदर में ऑप्शन है अदर्स, तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो इस तरह अदील चौकत आपका अदर की वजह से मल्टीपर्पज बिजनेस सेलेक्ट हो जाता है। मोहम्मद हसनैन भाई, सर अभी आपने इंडिविजुअल का बताया, तो हम कैसे पता करें करें कि आया हमने प्रिंसिपल एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है या CSX या FED? तो बच्चों जब सेशन एंड होगा ना, तो ये जब हमारा कोर्स एंड होगा तो तब तक सब कुछ समझ आ जाएगा हसनैन, इंशाल्लाह कोशिश तो होगी सब समझ आ जाए। सलाम सर। सर एक चीज़ अ, पूछनी थी। वालेकुम सलाम बच्चे, बोलो। सर मुझे ये पूछना था कि FBR के अंदर सारे बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करने ज़रूरी हैं, या सिर्फ जो सैलरीड हैं वो सैलरीड अकाउंट ही शो करें, और या बिजनेस वाला अपना सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर वाला अकाउंट शो कर दे, बाकी हाइड रखे FBR से? बच्चे FBR स्टेट बैंक को लिख देता है, सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है। पिछले साल सर्कुलर निकला था कि उन्होंने कहा था कि सारे अकाउंट्स अपने अपडेट कर दें FBR के पोर्टल पे, तो वो करने पड़ गए थे। लेकिन ये कि कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके 3,500 बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? द पॉइंट इज कि इतने डिक्लेयर नहीं किए जा सकते ना, ह्यूमनली इन मुश्किल हो जाएगा। तो वो इतनी चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आप मैक्सिमम जितने 4-5 कर दो, 10 कर दो, कोई मसला नहीं है, इट्स बेटर। सैलरी वाला की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? सर सॉरी टू से, मगर सर ये कैन यू एक्सप्लेन सोल प्रोप्रिएटर एंड इंडिविजुअल? सॉरी टू से क्यों कहा है, पहले मुझे ये बताओ। मुझे इस चीज की, क्योंकि सर हाँ। मैंने वो, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी उसके बारे में। तो इसमें क्या है बच्चे, जितने मर्जी सवाल पूछो, मैंने कहा है क्यों पूछा है, ठीक है? जितने मर्जी पूछो वो यार। सर आपने कहा था ना कि मैंने कल एक्सप्लेन किया है, तो मैं कल लेक्चर नहीं दिया, कोई मसला नहीं मुझे नहीं पता। बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब मेरा सेशन ऑफिशियली शुरू हो जाएगा शायद अगले वीक से, मतलब हम जब सैलरी पे पहुंच जाएंगे, तो फिर जाहिर है फिर मैं कहूंगा बच्चे उस लेक्चर में किया था। मैं डेफिनेटली आपको ये कहूंगा, लेकिन मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ऐसा मैं सख्त बंदा भी नहीं यार, ठीक है? अच्छा, सैलरी जो सो इंडिविजुअल है वो जस्ट इंडिविजुअल होता है, उसका कोई बिजनेस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर जो कि बिजनेस ओनर होता है, वो खुद बिजनेस रन कर रहा होता है अकेला, ठीक है? तो वो जो उसका अकेले की, जैसे ग्रोसरी स्टोर एक बंदे के नाम पे है, तो उसका ABC ग्रोसरी स्टोर, तो उसका सोल प्रोप्राइटर होगा। जो बिजनेसमैन होगा ना, जो खुद ही अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल बिजनेसमैन को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं लॉ में, ठीक है? अच्छा, मोहम्मद सर फैसल। इंडिविजुअल यानी सैलरी पर्सन हो सकता है, हाँ, इंडिविजुअल सैलरी पर्सन हो सकता है, और सोल प्रोप्रिएटर जो है वो इंडिविजुअल सिर्फ बिजनेसमैन। बिजनेस के साथ ही। जी समझ आ गया बच्चे, या कोई क्वेश्चन है अभी भी? जी जी सर, आ गया। ठीक है। भाई इसके अंदर जो हम अपने पोर्टल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनियां हम डिक्लेयर करते हैं, तो अगर फर्ज करें कि एक कंपनी उसकी सोल प्रोप्राइटर पे है, और अगर वो दूसरे से किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करने जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर पार्टनरशिप कंपनी होगी। तो क्या मतलब उसका उसकी क्रेडेंशियल सेम रखने होंगे, या अलग नाम होगा कंपनी का, अलग चीज़ें होंगी सारी, या एक ही होगी? अलग होगा ना बच्चे, मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ और सोल प्रोप्राइटर हूँ, पहली बात। मैं सोल प्रोप्राइटर होऊंगा तो मेरा किसी और इंडिविजुअल के साथ अगर पार्टनरशिप होती है, ठीक है? आप ये बात मेरी जहां तक समझ आई है, तो पहली बात है कि पार्टनरशिप के साथ या पार्टनरशिप का कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है? तो JV का सेपरेट एंटियन होगा, सेपरेट नाम होगा, पॉसिबली वो भी सेम हो सकता है सोल प्रोप्राइटर के नाम के मुताबिक, बट उसको सेपरेट एंटियन लेना पड़ेगा ताकि उसकी टैक्सेशन सेपरेट रहे। सर नंबर तो चेंज होगा, क्योंकि कल ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था चैट के अंदर, तो उसमें आपने उसमें पूछा था कि एक ही कंपनी का नाम हो सकता है दोनों का, यानी कि सोल का भी और AOP का भी। तो एक ही। क्योंकि दोनों की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज डिफरेंट है।
रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज डिफरेंट होंगी बट एनटीएन चेंज हो जाएगा। मैंने नाम कहा था सेम हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा था एनटीएन सेम हो सकता है। ठीक है, सही सही। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं बच्चे। सो प्रोप्राइटर एनुअल टर्नओवर क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। जी बच्चे, रजा हुसैन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो आगे क्या, अगली अगली बात क्या है रजा बच्चे, वो भी तो बताओ ना, ताकि मैं अगली, हाँ कर सकता है थ्रेशोल्ड, सो व्हाट। ठीक है, तो आगे बताओ मैं क्या जवाब दूं, क्या क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया रजा बच्चे। अच्छा सर, सोल प्रोप्राइटर सैयद उसामा भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप को बाद में डिलीट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल एक, मैंने बताया बच्चे डिलीट करने का इख्तियार एफबीआर के पास है। एफबीआर जो है आपको डिलीट कर सकता है, करना चाहे तो आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये बिजनेस खत्म हो गया तो डिलीट कर दे। सैलरी डेसिव तो 2000, तो बच्चे वो डिलीट हो सकता है, डेट्स कोई इशू नहीं है, डिलीट हो जाया करता है। सर क्या सोल प्रोप्राइटर और सैलरीड पर्सन की रिटर्न टाइप डिफरेंट होती है? बच्चे रिटर्न का फॉर्म सेम होता है, लेकिन सैलरी में डिफरेंट चीज, सैलरी में डिफरेंट अमाउंट जा रही होगी और बिजनेस इनकम में डिफरेंट अमाउंट जा रही होगी। फारूक बच्चे, अच्छा उमर फारूक बच्चे, सर इंडिविजुअल और पार्टनर की रिटर्न अलग अलग फाइल होती है। अगर एक इंडिविजुअल पार्टनर भी है किसी फर्म में तो इंडिविजुअल की रिटर्न एज ए पार्टनर जाएगी। ठीक है, एक ही रिटर्न जाएगी, उस इंडिविजुअल की दो रिटर्नें नहीं जाएंगी। पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी रिटर्न सेपरेट जाएगी। ठीक है, उमर बच्चे क्लियर हो गया? तो सर दोनों के अपना टैक्स भी अलग अलग भरे जाएंगे, इंडिविजुअल के और कंपनी के? बच्चे कंपनी को डिफरेंट, कंपनी डिफरेंट होती है, पार्टनरशिप फर्म डिफरेंट होती है। ठीक है, और पार्टनरशिप की रिटर्न सेपरेट जाएगी, वो अलग से रिटर्न होगी। और इंडिविजुअल अगर वो पार्टनर है तो उसकी रिटर्न सेपरेट जाएगी, और उसके अंदर जो उसकी इनकम आई है फ्रॉम पार्टनरशिप उसका इफेक्ट लेते हैं हम। यानी कि अगर फर्ज करें कि एक एओपी के अंदर दो पार्टनर हैं और साल एंड के अंदर उन्होंने लाख रुपए कमाया है, तो लाख रुपए के ऊपर टैक्स होगा। और लेकिन अगर वही अच्छा उसमें से पहले मुझे दो बताओ, पार्टनर, उमर बच्चे पहले बताओ कि पार्टनरशिप का नाम कोई बता दो, गैस कर लो, कोई भी नाम रख लो, पहले नाम रखो। लेट सपोज XYZ एक्स वाई प्रिंटर। जी फर्म है, और पार्टनर का नाम बताओ। पार्टनर लेट से उमर फारूक है, चलो अब बोलो। उमर और फारूक है, ठीक है। ठीक तो है, उमर और फारूक, उमर की एक सोल प्रोप्राइटर भी कंपनी है और उसने एओपी भी की हुई है फारूक के साथ, ठीक है। ठीक है। अब उसके अंदर जो एओपी कंपनी ने साल में लेट सपोज लाख रुपए प्रॉफिट किया, तो लाख रुपए के ऊपर टैक्स कंपनी को जाएगा, एफबीआर को जाएगा। अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ, जी। फर्म और कंपनी में फर्क रखा करो। दूसरी बात, एओपी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका 1 लाख इनकम आई है तो एओपी का एक्स वाई जी की जो रिटर्न है वो सेपरेट जाएगी। पहली बात यहाँ पे क्लोज कर दो, वो रिटर्न चली गई, वो पार्टनरशिप का केस क्लोज। अब आ जाओ उमर की और फारूक की रिटर्न पे, अब बोलो। जी। तो सर मैं क्योंकि लेमैन हूँ, मैंने इतना आइडिया नहीं है, तो मैं रिटर्न से मुराद ये समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हमने टैक्स दे दिया, 4.5% या 5.5% जो भी विद होल्डिंग टैक्स है इनकम के ऊपर, वो हमने पे कर दिया। उसके बाद अ, अगर वो सैलरी भी इनरोल्ड कर रहे हैं अपनी उसमें से, तो क्या हर इंडिविजुअल उमर और फारूक अलग फिर दोबारा से 4.5% उसके ऊपर देंगे सैलरी अकाउंट में जा करके, या अपने आप को एम्प्लॉय शो करेंगे और फिर उसका अलग टैक्सेशन स्लैब चलेगा? अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लेमैन हो, क्वेश्चन टेक्निकल कर रहे हो, ठीक है। अब बात समझ लेना, बात यह है कि जो पार्टनरशिप के प्रॉफिट पे टैक्स होता है, पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स पे, क्या मैं लिमिट द क्वेश्चन सेशन लिमिटेड टू द लेक्चर टॉपिक, यस बच्चे करना चाहिए टॉपिक पे, लेकिन बाजू का अब टाइम ओवर हो गया, जिसने टॉपिक्स जिसने क्लास लीव करनी है वो लीव कर जाए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जो एड्रेस करने चाहिए आई गेस, तो इनिशियली आप लोग क्वेश्चन करोगे, 4-5 क्लासेस के बाद आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो कुछ स्टार्ट में हम लिवरेज देते हैं बच्चों को। अच्छा उमर बच्चे,
पार्टनरशिप की जो बात है, पार्टनरशिप XYZ की जो रिटर्न है उसमें सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स होगा, प्रॉफिट्स पे। 1 लाख प्रॉफिट है, उस पे टैक्स हो जाएगा। अब उसने अपने एम्प्लॉय जो पार्टनर्स हैं उस 1 लाख में से लेट से 20,000 रुपये टैक्स दे दिया, तो 40,000 रुपये हर पार्टनर, उमर के हिस्से में भी 40,000 रुपये और फारूक के हिस्से में भी 40,000 रुपये आएगा। अगर पार्टनरशिप टैक्स दे देती है तो पार्टनर्स की जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 40,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। अब अगली बात, अगर वो सैलरी ड्रॉ करते हैं उस फर्म से, उस पार्टनरशिप XYZ से, उमर और फारूक, तो जी उस सैलरी पे टैक्स सेपरेट होगा। पार्टनर्स को वैसे कभी भी सैलरी नहीं मिला करती, लॉ अलाउ नहीं करता, उनको प्रॉफिट शेयरिंग मिला करती है। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग मिला करती है। जो सैलरी होती है वो एम्प्लॉयज को मिला करती है, पार्टनर्स को या तो जिसे कह लो, मुझे वर्ड भूल के, ड्राइंग्स ड्राइंग्स करते हैं या प्रॉफिट शेयरिंग मिला करती है। अच्छा। क्वेश्चन एड्रेस हो गया बच्चे आपका? जी सर। चलो बच्चे, बच्चे आदिल भाई लीव कर जाओ, कोई मसला नहीं, जिसके क्वेश्चंस नहीं है वो लीव कर जाए। अच्छा, अब उसामा बच्चे मैं लेता हूं आपका तो क्वेश्चन। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। अच्छा, आपने एक एक्विजिशन डेट थी, हमने बिजनेस एंटर करते हुए टाइप की थी, तो सर वो आपने करंट मतलब आज की डेट ही दिखी थी। तो सर अगर हम पहले से बिजनेस कर रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन आज करते हैं, मीन्स 2-3 साल पहले का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम वो डेट लिखेंगे या आज वाली भी लिख सकते हैं? बच्चे लिखनी वही चाहिए जो कि उस दिन की है, लेकिन बेहतर यह है कि आज की डेट लिखो, क्योंकि फिर FBI कहता है इतना पुराना रजिस्टर हो, आपने टैक्स नहीं दिया। समझ गए हो बच्चे? जी सर, थैंक यू। अच्छा, हसनैन बच्चे, सर हम इंडिविजुअल या सैलरीड के लिए FBR में क्यों अकाउंट बनाए? हमें तो बल्कि टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें फायदा क्या होगा? सर हमें इंडिविजुअल सैलरीड के लिए FBR में क्यों अकाउंट बनाए? हमें तो बल्कि टैक्स पे करना पड़ेगा, हमें फायदा क्या होगा? बच्चे, सैलरी की बेसिस पे आप प्रॉपर्टी लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो वो जो टैक्स आपको होते हैं वो डबल पड़ रहे होते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप अपने आप को फाइलर बना के कम टैक्स देना पड़ता है, तो इसलिए लोग ज्यादातर फाइलर बनते हैं। कुछ फवायद भी हैं, ठीक है। और वर्किंग पार्टनर्स को सैलरी बाय लॉ इज नॉट अलाउड। कैंट पार्टनर वर्क एज एन एम्प्लॉय इन देयर ओन AOP? दे कैन वर्क बच्चे, मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट लेंगे ना। प्रॉफिट, पार्टनरशिप का मकसद क्या है? कि प्रॉफिट शेयरिंग, नॉट एम्प्लॉय या सैलरी लेना। पार्टनरशिप अगर कंपनी बनाओ तो डायरेक्टर्स को सैलरी मिलती है, तो जो कंपनी होती है, पार्टनरशिप का मकसद, लॉ में फर्क है। पार्टनरशिप डील होती है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें पार्टनर्स के तहत काम होगा और उसके लॉ के तहत, उसमें सैलरी के कंसेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है। और जो कंपनी बनती है कंपनीज एक्ट के तहत, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, तो डायरेक्टर्स सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं, पार्टनर्स ड्रॉ नहीं कर सकते। और चलो बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। किसी का कोई सवाल? सैयद उसामा भाई, सवाल रहता है तो पूछे बच्चों। सर मुझे ये पूछना था कि जो मेरा असल में कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर नहीं हो रहा कि जो है कि अब जो मैंने सैलरी पे अपना जो इनकम टैक्स फाइल करना चाहता हूँ, तो जो है मुझे जो है वो जो बिजनेस था जो 2011 में मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हुआ था, सही है, वो डिलीट तो नहीं हो सकता, तो क्या मुझे उसके भी टैक्सेस फाइल करने पड़ेंगे? नहीं बच्चे, अगर आप नहीं, जब जितना इनकम आई है उस पे टैक्स देना है। तो इनकम सैलरी से आई है या बिजनेस से आई है? अगर सैलरी से आई है सैलरी आपके से पास, आई अगर प्रूफ है तो सिर्फ सैलरी की है। रिटर्न फाइल करो, बकिया फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सही है, वो तो फिर जब मैं फाइलिंग सीखूंगा तो तब मैं करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह, मेरा यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सही है, ओके, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। चलो बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आप सबके लिए अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, इंशाल्लाह फिर शेयर करते हैं रिकॉर्डिंग आपको भी। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। आपसे अस्सलाम वालेकुम।